क्या अभी आवाज आ रही है? मेरे माइक में कुछ शायद बटन दब गया था। क्या इस क्लास में सभी को आवाज आ रही है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दे ताकि मैं समझ जाऊं। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। क्लास को शुरू करते हैं। वो गलती से माइक का बटन प्रेस हो गया था। ठीक है। देखिए, हमने हर यूनिट का रिवीजन किया। आज एग्जाम के 3-4 जब दिन बचे हुए हैं तो मुझे ये यकीन है कि आप सब लोगों को ऐसा लगने लगा होगा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब अपने सामने जो रखा हुआ है उसे पढ़ने की इच्छा भी नहीं बची होगी। अब उससे एकदम आलस आ रहा होगा कि अब तो इसको सामने से हटा दो, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। इस टाइप की स्थिति आपके सामने जन्म ले चुकी होगी। इस पर रात को 10 बजे हम गूगल मीट के माध्यम से आज ही बात करेंगे। ऐसी कुछ विशेष पॉइंट्स मुझे आप सबको शेयर करने हैं, कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा हम करेंगे। अभी हम 6 यूनिट की बातें करने वाले हैं जहां हम मूलतः फोकस करेंगे इस 6 यूनिट के रिवीजन के कुछ डाटा वाले कंटेंट पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को याद कर लेते हैं। तो भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम इस यूनिट के मूल कंटेंट पर आते हैं। मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स बना दिया है। जो डाटा डाटा वाला हिस्सा है उसका एक छोटा सा पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। खैर वो पीपीटी फॉर्मेट में होगा इसलिए बड़ा ही होगा, 100 पेज के आसपास, मतलब 70-80 पेज के आसपास। लेकिन पुराने वाले जो महान कंटेंट था 700 पेजेस का, 700 पीपीटीज का, उससे तो बहुत छोटा है, 10 गुना छोटा है। तो अभी हम मूलतः पहले इस विषय पर चर्चा कर ले कि छठी यूनिट में एग्जाम का फोकस कैसा रहेगा। देखो, आप लोग डाटा से जो डर रहे हो वो डाटा से डरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम में बहुत सरलतम प्रश्न आते हैं। आपको पहले तो मैं 10 क्वेश्चन जो आएंगे उनके बारे में एक ब्रीफ दे देता हूं कि वो 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे। एग्जाम में जो 10 प्रश्न होंगे उन 10 प्रश्नों में एक प्रश्न ओडीओपी से होगा, ये हमें पक्का भी पता है। दूसरा प्रश्न जीआई टेक से होगा, ये भी हमें पता है। मैं जीआई टेक का भी एक प्रश्न पक्का पता है। तीसरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से एक प्रश्न होगा। आत्मनिर्भर एमपी, इससे भी हमें एक क्वेश्चन कंफर्म है। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारे एसडीजे लक्ष्य में से कहीं ना कहीं घूम घाम करके आएगा, वो भी हमें पता है। पांचवा क्वेश्चन किसी न किसी बैंकिंग सेक्टर से पूछा जाएगा। और छठा प्रश्न जो है वो संगठन से पूछा जाना है, जो कि G20 या जो अन्य संगठन आसियान और सार्क हमें दिए हुए हैं उनमें से एक प्रश्न हमारा पक्का होगा। तो हमने आपको 6 क्वेश्चन का तो एकदम ब्रीफ दे ही दिया। अब बचते हैं 4 क्वेश्चन, और उन 4 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन डाटा का होगा जिसमें केवल रैंक पूछी जाएगी। यहाँ वो किसी योजना की रैंक पूछ सकता है, किसी उत्पादन की रैंक पूछ सकता है। और 3 क्वेश्चन जो बचेंगे, अब वो 3 क्वेश्चन पूरी तरह डाटा के होंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेटल डाउन करना है कि मैं भले ही से 6 यूनिट में डाटा डाटा करते रहता हूं या कोई भी, हर एक जो व्यक्ति है वो फोकस डाटा पे ही करेगा, क्योंकि ये बहुत इजी चीजें हैं, इन पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जो 10 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से तो बन नहीं सकते। तो जो आगे के डाटा वाले क्वेश्चन है वहां से 3 प्रश्न हमारे एग्जाम में सीधे सीधे आने हैं, उसके लिए हमें वो पढ़ना है। लेकिन यहां से भी डाटा जरूर पढ़ना है। ओडीओपी, जीआई टैग, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एसडीजे, बैंक या बैंकिंग सेक्टर में भी मैं कह दूं कि आरबीआई जो है उस पर भी बहुत फोकस किया जाए। संगठन जो है G20 या आसियान और सार्क, उसमें से भी हमको क्वेश्चन आना ही है। तो ये 6 क्वेश्चन तो लिख करके रख लेने वाले हैं कि इनमें से तो हमें एक प्रश्न पूछ ही लेना है। सामने वाला जो है वो हमें ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछेगा, सर आपकी क्लास से खुशी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चा, आपकी खुशी के लिए ही मैं यहाँ प्रेजेंटेबल हूँ। चलिए आगे सामने रखते हैं। अब हम इसका ये जो डाटा वाला सेगमेंट है उसको बहुत छोटा करके समझने वाले हैं। उसमें से खास खास डाटा मैं खुद अभी आपको रटवाने वाला हूं, तो हम उस डाटा को रट ही लेते हैं बहुत सारी बातें किए बिना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमें पहला टॉपिक दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। कैसे पता चलेगा? तो आपको पहला पॉइंट रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था
का जो लक्ष्य था अपने बजट को बनाना, $5 ट्रिलियन था, जिसे उन्होंने 2024 में बढ़ाकर 60 ट्रिलियन कर लिया है। तो यहाँ से दो सिंपल प्रश्न आ सकते हैं कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी को कितने तक ले जाने का लक्ष्य था, तो 5 तक ले जाने का था, 2024 में कितना कर दिया, 60 ट्रिलियन कर दिया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसमें कितना योगदान देगी, तो उसमें 5.5 मतलब 550 बिलियन का हम योगदान देंगे। अगर हम वर्तमान, जो कि पुराना बजट है, देखो वर्तमान बजट तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो 2-3 तारीख को आया और 2-3 तारीख से पहले तो हमारा पेपर रेडी हो चुका था, तो वहां से बहुत प्रश्न आने की संभावना तो है नहीं। भारत सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट को तैयार किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हमारा केंद्रीय बजट की थीम क्या थी, विकसित भारत। मध्य प्रदेश ने जो उसमें सहायक बनने वाला तत्व है, उसने अपना लक्ष्य रखा जनता का, जनता के लिए बजट, तो जनता का बजट जनता के लिए, इस थीम पर हमने अपना बजट तैयार किया। दोनों की केवल दो बातें यहां से काम की थी कि यहाँ क्या लक्ष्य रखा, मध्य प्रदेश उसमें क्या योगदान देगा, इस बजट का नाम क्या था और इस बजट का नाम क्या था। अब मैं नया करूंगा तो फिर आपके कंफ्यूजन शुरू होंगे, इसलिए मैं नए कंटेंट को एड ऑन कर ही नहीं रहा हूं। जो पुराना हमने पढ़ रखा बस उसे ही रिवीजन करेंगे। चलिए यहाँ आ जाओ। हमारा जो भारतीय जो बजट था उसमें हमने 9 प्राथमिकताओं पर बल दिया था और ये रटने का बड़ा आसान तरीका था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने 4 पक्ष, बेरोजगारी, मध्यम वर्ग, महिला और किसान। देखो बेरोजगारी, मीडियम क्लास या मिडिल क्लास, महिला और मध्यम वर्ग। तो देखो कितना सरल है, बेरोजगारी, मध्यम वर्ग, महिला और जो किसान, मध्यम वर्ग और महिला, मध्यम वर्ग, महिला और किसान। इसको मैं के फॉर किसान कर दूं, नहीं तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कितना अच्छे से हमें ये याद हो गया कि बी के और एम एम इन दो शब्दों पर, बी फॉर याद रखना, बी फॉर हमारा बेरोजगारी हो गया, के फॉर हो गया किसान। तो कौन मिटाएगा बेरोजगारी, किसान, और मध्यम वर्ग और महिला। इन 4 चीजों पर फोकस किया गया केंद्रीय बजट में, हमने ये रट रखा है। फिर हमने कहा कि भाई 9 क्षेत्रों में जो है फोकस करने का पॉइंट रखा गया कि 9 क्षेत्रों पर हम फोकस करेंगे। उसे भी हमने इकोनॉमी के टर्म में ही याद कर लिया था। इकोनॉमी के टर्म में कैसे याद किया कि भैया कोई भी बजट आता है तो वो 3 पक्षों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो देखो प्राथमिक में है कृषि, तो कृषि से आएगा रोजगार, तो 2 पक्ष तो हो गए, कृषि और कृषि से आया रोजगार। ये 2 पॉइंट हमें रटे हुए थे। फिर मानव संसाधन मतलब तीसरा सेवा क्षेत्र, विनिर्माण मतलब उद्योग क्षेत्र। तो देखो क्षेत्र ही है ये, खोल खोल करके रखे गए हैं। शहर, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, नवाचार, तो 9 पे नवाचार कर लो और अगली पीढ़ी के सुधार, बस इतना ही है। इनको अगर एक बार मैं आंखों के सामने से निकाल लूं, देखो कृषि, विनिर्माण, मैं 3 बोलता हूं, कृषि, विनिर्माण और मानव संसाधन, ये तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हो गए। देखो मैंने क्या रटा हुआ है, कृषि और उत्पादकता ये प्राथमिक, दूसरा वाला मानव संसाधन तृतीयक क्षेत्र, और विनिर्माण और सेवा तृतीयक, द्वितीयक क्षेत्र। तो 3 तो रटा गए। फिर पहले में से एक निकालो, तो पहले में से रोजगार और प्रशिक्षण दिया, फिर शहर का विकास, ऊर्जा, शहर, ऊर्जा और आधारभूत संरचना, फिर नवाचार और अपनी अगली पीढ़ी के लिए पीढ़ी में सुधार। ये इतने से 9 पॉइंट पर फोकस किया गया। केंद्रीय बजट कितना बड़ा था, केंद्रीय बजट था हमें पता है, पिछला वाला केंद्रीय बजट 41.28 था, जो अब 50 हो गया है। खैर उस पर फोकस करते ही नहीं, नया क्या हो गया है। पुराना बजट हमारा कितना था, 41.28 लाख करोड़ रुपए का। अब मध्य प्रदेश को फोटोकॉपी करते हैं इसी में। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आगाज में लक्ष्य रखा था कि हम बजट को 2 गुना कर देंगे, और बजट को 2 गुना करने का प्रयास करते हुए उन्होंने क्या किया, 2023-24 के बजट के आकार में 23-24 और 24-25 के बजट में 16% की वृद्धि की कि भैया हम अपना जो बजट है वो अगले 5 वर्षों में 2 गुना करेंगे। तो अगर 5 वर्ष में मुझे 2 गुना करना है तो 20% वृद्धि करनी चाहिए, तो हमें लगभग 16% वृद्धि दिखाई इस बजट में। हमारा जो बजट जितने रुपए का पिछला वाला था 22-23 का, सॉरी 23-24 का, उससे 24-25 के बजट में हमने 16% की ग्रोथ दिखा दी। मध्य प्रदेश का बजट कितना बना, 16,067 का। तो देखो 65 और 67 इतना ही तो याद करना है, 65-67 हजार करोड़ रुपए का हमारा मध्य प्रदेश का बजट है, वहां का लाख में है।
वहां का लाख में कितना 41-42 लाख करोड़, यहाँ 65-67 लाख करोड़। दिमाग में ऐसे सेट कर लो इन चीजों को, बस इतना सा ही था। अब हमने क्या करना है, क्षेत्रों पर फोकस करना है। उससे पहले हम विकास दर की बात कर लेते हैं। देखो हमारा भारत जो है वो किस विकास दर से आगे बढ़ रहा है, इसे हमें फोकस करना है। तो वित्त वर्ष 2024 जो कि खत्म हो गया में भारत की विकास दर जो है वो 8.2 रही और चालू कीमतों पर 9.6 रही। तो मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, 8.2 याद करना थोड़ा कठिन होगा, तो मैं इसे कह दूं कि भारत ने स्थिर कीमतों पर तो 82% बनाए, और अगर हम ऐसे देखें कि भारत ने चालू कीमत पर कितने, तो चालू टेस्ट जब मैंने लिया तो 96 नंबर ले आया ये भारत, और यूं 82 नंबर लेकर आया। जबकि मध्य प्रदेश थोड़ा ठंडा रहा, 61% नंबर ही लाया और यहाँ 93 नंबर लाया। तो जहां भारत 96% लाता है, हमारा मध्य प्रदेश 63% लाता है। जहां भारत 82% लाता है, मध्य प्रदेश 61% लाता है। ये हमें दोनों प्रकार की विकास दर याद हो गई। देखो ये अच्छे से रट करके रखनी है। भारत की वर्तमान विकास दर क्या है, तो पिछले साल भारत की विकास दर थी 8.2, और वर्तमान में विकास दर लक्ष्य है, क्योंकि वर्तमान तो अभी साल चल रहा है, तो वर्तमान तो विकास दर लक्ष्य रहेगा। तो याद रखना भारत की विकास दर थी 8.2, मध्य प्रदेश की विकास दर थी 6.1, है ना। ये कौन सी दर थी, ये स्थिर कीमतों पर थी। चालू कीमत पर हमेशा चीजें थोड़ी बढ़ जाती है। तो चालू कीमत पर भारत की विकास दर थी 9.6 और मध्य प्रदेश की विकास दर थी 9.3। तो 96 और 93 हमने रट लिया। भारत की विकास दर 96 और मध्य प्रदेश की 93। भारत की स्थिर कीमतों पर 82% और ये गदड़ा 61% ही लेकर आया। तो ये हमें विकास दरें याद हो जाए दोनों की, जो पिछले साल की हैं, जो हो चुकी हैं। अब अगले वाले साल 2025 के लिए तो हम लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि 2025 के तो फरवरी में हम बातें कर रहे हैं। तो 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2025 के लिए क्या है। अब अलग अलग एजेंसीज अनुमान लगाती है। तो देखो आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया कि हमारा जो जीडीपी है वो कितना ग्रोथ करेगा, वो 6.5 से 7% करेगा। ये आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है। पुराने आर्थिक समीक्षा में अगले साल की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम 6.5 से 7% ग्रोथ करेंगे। आरबीआई थोड़ा कम कहता है, 6.6 करेंगे। जबकि वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसी है वो सब 7% लेकर चलती है। भले ही वर्ल्ड बैंक हो वो 7% कहती है। आईएमएफ भी हमको 7% की रेटिंग देती है कि हम 7% ग्रोथ करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लेनी है। ये हमारा विकास दर वाला चैप्टर है, जहां से एक प्रश्न खूब बतौर बनने की जरूरत है, बनना चाहिए यहाँ से एक प्रश्न। ये आपको रट्टा मार करके रखना है। रटना कैसे, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी जीडीपी का आकार कितना है, तो बड़ा आसान है भाई। देखो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत विश्व की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है वो क्रय शक्ति समता मतलब पीपीपी के आधार पर तो तीसरी, क्योंकि यह 3 पी है, और विनिमय दर के आधार पर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे बजट का आकार कितना है, तो याद रखना 3.93। तो क्योंकि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए ना, तो 3 9 3 ऐसे, बस इतना ही याद कर लो। मध्य प्रदेश की बजट का आकार कितना है, तो मध्य प्रदेश के बजट का आकार जो है बड़ा आसान है। आप याद कर लो 15-22, कितना याद करोगे 15.22, बस इतना ही याद कर लो और आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। इतना ही हमारा काम का है। 15,22,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का जीडीपी था, है ना। अब हमारी जो 2023-24 की तुलना में ग्रोथ थी वो 0.6% ही थी इस आधार पर। तो खैर ये हमसे पूछने के चांस कम है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्षेत्रवार विभाजन देखेंगे। भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कितना कितना परसेंटेज योगदान देता है। देखो भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं। तो भारत का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 19.6%, द्वितीय क्षेत्र जो है वो 25.7% और तृतीय क्षेत्र जो है वो 54.7%। ये इस तरीके से योगदान देता है। अब मैं इसे आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो
हम प्राथमिक क्षेत्र को राउंड फिगर में 20 कर लें, द्वितीय क्षेत्र को राउंड फिगर में 25 कर लें और तृतीय क्षेत्र को राउंड फिगर में 55 कर दें, तो क्या ये आसानी से याद हो सकता है? 20, 25 और अब ये हमारे दिमाग में पता है कि हमें थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करना है। 20 को हमें 19.6 करना है, 25 को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, 25.7 करना है और 55 को हमें थोड़ा सा कम करना है, 54.7 करना है। तो ये हमारे दिमाग में अक्कल होनी चाहिए भाई कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20, द्वितीयक का 25 और तृतीयक का 55। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, 20, 25 और 55 है। मैं थोड़ा सा कम ज्यादा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसे याद कर सको। चालू कीमतों पर, हाँ ठीक है ना, होशियारी मत मारे बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना ही याद कर ले। चालू कीमत, स्थिर कीमत दो दो याद कर पाई किया तो ठीक है। चलो, प्रचलित मूल्य वहां लिखा हुआ है, मतलब वो चालू ही कीमत होता है बेटा, इतना अब उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं, दो दो आंकड़े आप याद नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से सुनो, अगली वाली पॉइंट पे आते हैं। ये तो हमें याद हो गया 20, 25 और 55। देखो कितना सिंपल है, 20, 25 और 55 हमें याद है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। 20, 25 और 55, तो 20 को थोड़ा सा कम करो, 25 को थोड़ा सा बढ़ाओ, 55 को थोड़ा सा कम करो, याद हो जाएगा। अब यहां आ जाओ, मध्य प्रदेश का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसको भी रट लेते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश का पहला प्राथमिक क्षेत्र में 45 कर देता हूं, द्वितीय क्षेत्र में 18 का 20 कर देता हूं और तृतीय क्षेत्र में 36 कर देता हूं, है ना। तो इसको तो 36 की जगह 18 ही रहने दो। देखो, 18 18 जो है, ये सारे के सारे डिजिट जो है वो 9 के पहाड़े में आते हैं, है ना। ध्यान से देखना, 9 पंजा 45 होता है, 9 दूनी 18 होता है और 9 चौक 36 होता है। तो मुझे याद करने के लिए थोड़ी सी कुछ ना कुछ लिंक चाहिए होती है कि मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सेटल डाउन कर लूं। मुझे अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चाहिए ना, आधार चाहिए, है ना। तो देखो, मैं क्या करूं कि 9 के पहाड़े में 5 का गुणा करूं तो प्राथमिक क्षेत्र, 9 के पहाड़े में 2 का गुणा करूं तो द्वितीय क्षेत्र और 9 के पहाड़े में 4 का गुणा करूं तो तृतीय क्षेत्र। तो देखो, दो में द्वितीय क्षेत्र में 2 का गुणा करना है, तृतीय क्षेत्र में 4 का गुणा करना है और प्राथमिक क्षेत्र में 5 का गुणा करना है। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। 9 चौक 36 होता है, 9 दूनी 18 होता है और 9 पंजा 45 होता है। तो अब मध्य प्रदेश का जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान है वो हमें प्रचलित मूल्य पर, मैंने साफ साफ लिख रखा है आरती, ये आपके इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूं बेटा कि दो दो तो हम याद कर नहीं सकते हैं, तो एक हम अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लो। अब आपने स्थिर कीमतों वाला लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसे रद्द करके रखेंगे। आर्थिक सर्वे में जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, अपने दिमाग में इसे बहुत अच्छे से आप सेट कर लो। ये हमें याद हो गया कि भैया 20, 25 और 55 था, 9 पंजा 45, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। इस तरीके से हमें 4 डिजिट याद हो गई। क्या ये बात सबको याद हो जाएगी? आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड, अब इनमें ग्रोथ रेट देखते हैं, कितनी वृद्धि हमें मिली, कितने परसेंट ग्रोथ हमें मिली। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि तब जाकर के बनती है 8.2% की स्थिर कीमतों की वृद्धि और 9.6% की द्वितीय प्रचलित कीमतों की वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमें वृद्धि मिली 2.1, द्वितीय क्षेत्र में हमें वृद्धि मिली 9.7, है ना, और तृतीय क्षेत्र में हमें वृद्धि मिली 7.6। तो क्या मैं इनके सारे अंदर के पॉइंट्स हटा दूं? एक में हमें प्राथमिक क्षेत्र में हमें द्वितीय 2% की वृद्धि मिली, द्वितीय क्षेत्र में हमें 9% की वृद्धि मिली और तृतीय क्षेत्र में हमें 7% की वृद्धि मिली। अब याद करने के हिसाब से, एक में मतलब प्राथमिक क्षेत्र में 2% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 9% की वृद्धि और तृतीय क्षेत्र में हमें 7% की वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। अब मध्य प्रदेश में कहा कितनी वृद्धि हमने मिली? तो देखो, मध्य प्रदेश में स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि कितनी रही? तो स्थिर कीमतों पर 61 और प्रचलित कीमतों पर 9.3% की वृद्धि रही, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रटवाई है। उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 3-4%, तो 3-4% मतलब 3.4%, है ना। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 7.4% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 6.9%। अब मैं इसे यहां लिख दूं याद करने के हिसाब से, 1, 2 और 3। अब मैं देखो इसे याद करने के लिए 3,
3 दूनी 6, मतलब 3.5 था यहाँ पर, तो 3.5 का डबल हो जाता है 7, है ना। तो 7 में लिख देता हूँ यहाँ पर, 3.5 3.5 7, 3.5 7% और 7 का डबल होता, लेकिन हम यहाँ डबल ना करते हुए थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 6%, है ना। 3 का 6 कर दो, 1 का 3, 2 का 7 और 3 का 6% वृद्धि हमें नजर आता है या रहा। ये हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रट करके रख लेना है। ये आंकड़े किस टाइप के हैं, देखो सब प्रचलित मूल्य वाले आंकड़े मैं आपके सामने बता रहा हूं, हमें प्रचलित मूल्य ही याद करना होता है। यहां से ज्यादातर प्रश्न जो है वो प्रचलित मूल्य से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्थिर भाव पर जो है, स्थिर भाव पर जो अग्रिम अनुमान होता है, स्थिर भाव पर जो आंकड़े होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो स्थिर मूल्य पर जो आंकड़ा होगा वो 2011-12 को आधार वर्ष मान करके दिया जाता है। आपके दिमाग में सारे आंकड़े अगर सेट हो गए हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये आंकड़े हमें हर बार याद आएंगे, है ना, हर बार हमें काम आने वाले हैं। अब देखो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें हमें क्या याद करना है, देखो प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें हमें याद करना है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है $2700 या फिर 2.28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। क्या बोलना है, 2.28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति या $2700। मध्य प्रदेश की आय हमें दो पार्ट में याद करनी है। मध्य प्रदेश की हम प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर दोनों याद करेंगे। तो देखो मध्य प्रदेश की प्रचलित कीमतों पर, अब सिंपल सा लॉजिक है, प्रचलित कीमतों पर आय ज्यादा और स्थिर कीमतों पर आय कम होगी। तो स्थिर कीमत पर हमारी आय जो है वो 66,000, मतलब 2 बार 6, 2 बार 4 और 1, इतना लिख दो, 66,44,1 इतने रुपए है। जबकि हमारी यहां पर आई, अब इसको उल्टा पढ़ो तो 1 पहले लिख दू, 44 को मैं 42 लिख दू, बस इतना भी लिख लोगे तो भी याद हो जाएगा। 142 565 रुपए ये हमारी प्रचलित कीमतों पर और ये स्थिर कीमतों पर मध्य प्रदेश की आय है, याद रह जाएगा। आगे आ जाओ, हम निर्यात देख लेते हैं। अब निर्यात में पॉइंट समझो, देखो मध्य प्रदेश का, सॉरी पूरे भारत का जो निर्यात है उसमें हमें विश्व में कौन सा स्थान मिलता है, तो पूरे विश्व में निर्यात में हम 7वें स्थान पर होते हैं। 2023-24 में भारत का कुल निर्यात जो है वो 776 अरब डॉलर का रहा। कितने का रहा, 776 अरब डॉलर का, जो 2022-23 के मुकाबले जरा सा ज्यादा था, 0.04%, मतलब बारीक सा, बस उतना ही मान लो। अगर हम इसकी तुलना मध्य प्रदेश से करें तो मध्य प्रदेश का टोटल जो निर्यात में योगदान है वो 65,255 था, और पूरे भारत में हम 15वें नंबर के राज्य बनते हैं, 15वें नंबर पर मदद करते हैं भारत के निर्यात में। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की। जबकि विश्व में भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल निर्यात 65,255 करोड़ था, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 1.8% योगदान हमने दिया। मध्य प्रदेश के अगर 5 जिले हमसे पूछ लिए जाएं कि सबसे ज्यादा निर्यात कौन से जिले करते हैं, तो देखो सबसे पहले इधर, एक शब्द रट लो, इधर, इंदौर, धार और रतलाम। क्या होगा, इंदौर, धार और रतलाम, ये इधर आ जाओ, मतलब इधर जो है ये शब्द है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये हमारे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। इंदौर सबसे ज्यादा निर्यात करता है, धार उससे कम, और तीसरे नंबर पर रतलाम जो है वो उससे भी कम निर्यात करता है। अपने को ये याद रखना है, हमारे दिमाग में ये सेटल डाउन रखना है। क्या आप सबको ये बात पल्ले पड़ गई? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको कृषि मिलेगा। अब देखो हम दोनों की कृषि की तुलना कर रहे हैं। कृषि में आगे फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां फैक्चुअल पढ़ाऊंगा, यहाँ वृद्धि दर के हिसाब से देख लेते हैं। हमने देखा कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, तो 19.7% योगदान कृषि देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही, अब यहाँ केवल कृषि लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है। तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है वो 1.4 रही। तो पुरानी वृद्धि से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा टोटल खाद्यान्न कितना उत्पादित हुआ, तो 332.22 जो है मिलियन टन हमने खाद्यान्न इस साल उत्पादन किया। अगर विश्व में हम भारत का स्थान देखें तो देखो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान। 3 नाम याद करो, दूध, दाल
और मसाले। देखो अगर भारत में दम था इसीलिए, तो अब भारत में क्या है, दम है ना, तो दूध, दाल और मसाले, ये देखो भारत में क्या है, दम। इसमें हम विश्व में प्रथम स्थान पर आते हैं, दूध उत्पादन में, दाल उत्पादन में और मसाला उत्पादन में, है ना। तो भारत जो है वो दमदार है, इसलिए दूध, मसाला और दाल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। जबकि हम खाने में क्या क्या खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, गेहूं की बनती है, चावल खाते हैं, जो कि चावल खुद ही खा जाते हैं हमने, है ना। तो देखो गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, ये चार चीजों को याद करो, है ना। अब कैसे याद करोगे, देखो बड़ा आसान है। देखो ये चावल का च लिया, गेहूं का ग लिया, फिर गन्ने का ग लिया और कपास का क लिया, है ना। तो ये देखो ये लिया ग और ग को मिला लिया तो ये बना गूंगा, है ना। पहले भारत कैसा था, गूंगा, है ना। अब भारत क्या करता है, भारत अब चकाचक चमकता है ना, चकाचक चमकता है पूरे विश्व में, अब चकाचक चमकता है। तो ये चावल और कपास, गेहूं और गन्ना, इनमें हमारा दूसरा स्थान है। ये विश्व में बता रहा हूं मैं, विश्व में भारत का, एक बार यहां लिख दूं क्या, देखो विश्व में भारत जो है वो पहले नंबर पे कौन कौन सी चीजों में आता है, तो बड़ा दमदार है। तो दम मतलब कि द से दूध, द से दाल और म से मसाला, है ना। इन तीन चीजों में भारत जो है वो पूरे विश्व में प्रथम, भारत पूरे विश्व में प्रथम है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। सेकंड किस चीज में हम, तो पहले भारत था गूंगा, क्या था, भारत गूंगा। अब भारत पूरे विश्व में चमकता है, तो चमकता है तो चकमक चकमक करता है, इससे हमें याद करना है ये च और क, बाकी की चीजें याद नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत हो जाता है। तो ग से गेहूं याद हो जाए, ग से गन्ना याद हो जाए, च से चावल याद हो जाए, क से कपास याद हो जाए। आप बस ये चार चीजें याद कर लो, अंदर मूंग फूंग पे और इन पे नहीं घुस रहे हैं, है ना। वो भी है आगे, कोड पूरा लंबा था लेकिन आपको इतने में ही काम कर लेना है। अब हम फिर से आओ, अब पूरे भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति भी हम देख लेते हैं, क्योंकि असली में एग्जाम तो मध्य प्रदेश की होनी है, एग्जाम में डाटा तो मध्य प्रदेश का पूछेगा, इसलिए मैं विश्व के पढ़ने से ज्यादा महत्व देता हूं मध्य प्रदेश पर। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में 0.2% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई भैया मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में, 0.2। यहाँ कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी थी, 1.4, और यहाँ वृद्धि हो रही है 0.2% की। दलहन उत्पादन में 42%, तिलहन उत्पादन में 7% और फसल क्षेत्रफल में 0.6%। तीनों की तीनों रट लो। दलहन उत्पादन में 42%, कितनी, 42%। तिलहन उत्पादन में कितनी, तिलहन उत्पादन में 7% और फसल क्षेत्र में 0.6%। 2023-24 में मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर रहा। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 7% हमने खाद्यान्न उत्पादित किया। तो भारत ने टोटल 332 दांत है तो 3 बार 32 बार 332 टन खाद्यान्न उत्पादित किया था। उसमें मध्य प्रदेश ने 7.7% हिस्सेदारी निभाई। इससे थोड़ा सा आंकड़ा आपको मैं बढ़ के बताता हूं। अब मध्य प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है हम वो रट लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश की स्थिति, अब हमें दूध उत्पादन के साथ में कुछ प्लेसेस पर मध्य प्रदेश कहां कहां रहा वो याद करना है, लेकिन मैं पहले दूध उत्पादन की स्लाइड आ गई तो ये बता देता हूं। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बरकरार है। 2024 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 460 ग्राम प्रति व्यक्ति रही, जबकि मध्य प्रदेश में 6 कर लेना, 666 ग्राम उपलब्ध हुई। तो इसको मैं याद करने के लिए 6 कर रहा हूं, 644 ग्राम है ना। शीर्ष उत्पादन उत्तर प्रदेश ने, दूसरा राजस्थान ने और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। अगर विश्व में भारत पूछा जाए तो विश्व में भारत प्रथम है। भारत में मध्य प्रदेश पूछा जाए तो मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है ना। मध्य प्रदेश देश में दूसरे दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। दूध की उपलब्धता 644 ग्राम रही और मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, तो 5.8% की वृद्धि हमने दर्ज की। मध्य प्रदेश ने वृद्धि दर्ज की खुद के दूध उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं आपको कुछ नंबरिंग प्लेसेस बताता हूं। नंबर हम देखो आगे हमें याद करना है हर चीज में कितना परसेंटेज ग्रोथ रहा, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े आपको याद करा दूं। खनिज उत्पादन 2022-23 का एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं 22-23 का ही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा अपडेट पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मिनरल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के चक्कर में आप सब लोग दुनिया भर का कंफ्यूजन पैदा कर लेते हो और फिर याद कुछ भी नहीं रहता। तो उससे अच्छा है कि देखो, आप अगर 2024 का पेपर उठा के देखोगे तो उसने एक आंकड़े कौन से पूछे हैं, 2024 में उसने 20-21 के आंकड़े पूछे। कौन से आंकड़े पूछे हैं? 20-21 के। तो अब ऑब्वियसली अगर 2025 में पेपर होगा तो वो इससे एक साल आगे बढ़ेगा, क्योंकि 24 में उसने पूछा 20-21, तो 25 में वो हमसे पूछेगा 22-23। इससे आगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इससे आगे के सरकारी आंकड़े तो अभी तक आए भी नहीं। लाख आप मिनरल रिपोर्ट, फलाना रिपोर्ट, ढिमका रिपोर्ट पढ़ लो, वो सरकार ने अपनी तरफ से जारी नहीं की, उस एजेंसी ने अपनी तरफ से जारी की है। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश का भारत में स्थान हम देख रहे हैं, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क में और हीरे में हम प्रथम स्थान रखते हैं। कैसे याद रखोगे? तांबे में, मैग्नीज में और हीरे में। तो हीरा तो अकेला कौन है भाई? एमपी। तो मैं हूं हीरा, ये हो गया मैं, मतलब मैं से हम एमपी को बोलेंगे अब मैं। तो मैं क्या हूं? हीरा हूं। मैं हीरा हूं, तांबा हूं और मैग्नीज हूं। तो मैं खुद ही मैं मध्य प्रदेश हूं। ये मध्य प्रदेश खुद कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश हूं, मैं मैग्नीज में, हीरे में और तांबे में प्रथम हूं, है ना। तो अब इन तीन चीजों को हमने सरल कर लेनी है। तो देखो, मैं हीरा हूं, तांबा हूं और मैग्नीज हूं, है ना। तो मैं तो हीरो हूं। इसको हम ऐसा कर लें, मैंने तीनों के एक एक वर्ड निकाल लिए। एक नंबर पे मैं तो हीरा हूं, तो वहां से मैग्नीज निकलेगा, फिर तांबा निकलेगा और हीरा निकलेगा। बस इस एक शब्द से हमें ये याद हो जाए कि मध्य प्रदेश इन तीन चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मैं तो हीरा हूं, मध्य प्रदेश कह रहा है कि मैं तो हीरा हूं। तो मैं तो हीरा हूं, मैं से मैग्नीज, त से तांबा और ह से हीरा, तीनों हो गए प्रथम स्थान वाले। अब हम आते हैं द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान में हम कहा है? रॉक फास्फेट में। तो देखो, मैं रॉक फास्फेट लिखूं ना, तो रॉक फास्फेट में सबसे पहले मुझे दो लिखना पड़ता है। तो रॉक फास्फेट में हम कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। फिर चूना पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में हम कितने, कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, है ना। तो देखो, चूना लगाने में हम कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो चूना, ये इस शब्द को बोलो, है ना। हमने कितने लोगों को चूना लगाया? तो 3 लोगों को चूना लगाया। याद रख लो, 3 बार चूना लगाते हैं हम, प्री में लगाते हैं, मेंस में लगाते हैं, इंटरव्यू में लगाते हैं। मध्य प्रदेश 3 बार चूना लगाता है। 3 बार चूना लगाता है मतलब तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। कोयले में आखी दुनिया कंफ्यूज है कि मिनरल रिपोर्ट में तो तीसरा है, भारत के फलाने में तो चौथा है। अरे होशियार चंदो, चुपचाप मान लो ना, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे में मध्य प्रदेश को कोयला उत्पादन में चौथा स्थान दिया। हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? एग्जाम में अगर पूछा भी जाएगा तो हमारे पास आधार होगा ना कि भाई मध्य प्रदेश की कोयला रिपोर्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ने जाएंगे कोयला रिपोर्ट? हम तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में सरकार खुद लिख करके दे रही है कि चौथा स्थान है। तो चुपचाप याद करो कि कोयले में, ये कोयले में हमारा कौन सा स्थान है? तो कोयले में हमारा चौथा स्थान है। कैसे याद करोगे? तो देखो, कोयला में लिखता हूं, है ना। अब ये तो खैर इतना चर्चा का विषय रहा कि सबको वैसे ही याद हो गया। पता नहीं मुझे ये कि इतना हम क्यों इन सब चीजों को महत्व दे देते हैं कि हम इस पर इतनी पीएचडी कर रहे हैं कि फलानी रिपोर्ट में तो ये चौथा। अरे तू चुपचाप वो पढ़ना जो मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है, और सरकार का आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे में होता है और वहां वो कह रही कि चौथा स्थान है। लो अयस्क और बॉक्साइट में हमारा छठा स्थान है ना। तो देखो, हम जो है 6 नंबर पे कहा? लोहे और बॉक्साइट में, है ना। तो हमारे जो बाल हैं, बाल, बॉक्साइट और लोहा, इनमें हम छठे स्थान पर है। बस हमें इतना सा याद रह जाए। हमें अपने दिमाग में बस इतनी सी ही सेटिंग जमानी है कि हमारे जो बाल हैं, बा और ल, बॉक्साइट और लोहा, इसमें हम छठे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर है? बॉक्साइट और लोहा में छठे स्थान पर है। मध्य प्रदेश फायरोपाइलाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। तो फायरोपाइलाइट तो हम ही उत्पादित करते हैं और कोई करता ही नहीं, तो पहले ही स्थान रहेगा। देश में 40% उत्पादन हम करते हैं फायरोपाइलाइट का, याद रखना। फायरोपाइलाइट के भंडारण हमारे यहाँ छतरपुर में है। कहां पर है? छतरपुर में, शिवपुरी में और टीकमगढ़ में। तो ये तीनों भी हमें याद हो जाए, ये अच्छे से हमें रटा हुआ होना चाहिए, हमारे दिमाग में सेटिंग जमी हुई रहे। तो ये अपने दिमाग में भाई हम सेट कर ले। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। तो हम मध्य प्रदेश का भंडारण भी पढ़ लेते हैं। देखो,
मैं आपको कुछ छाट छाट करके आंकड़े क्यों पढ़ा रहा हूँ, सबके सब क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? भाई इकोनॉमिक सर्वे में जो आंकड़े दिए हैं वो चुपचाप पढ़ लो ना, उन्हीं में से तो एग्जामिनर भी पूछेगा, वो कोई अलग से थोड़ी ढूंढ ढांड के लाएगा। देखो मध्य प्रदेश का देश के कोयले में 8% जो है भंडारण है। अब मैं ये जो आंकड़े पढ़ा रहा हूँ वो केवल भंडारण के पढ़ा रहा हूँ, अभी जो पीछे मैंने पढ़ाया वो उत्पादन के पढ़ाया। तो उत्पादन में नंबरिंग पूछी जाती है, भंडारण में जनरली वो परसेंटेज पूछता है, तो मैं वही आपको उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ। चूना में 9% है, कोयले का 8% है, तो कोयले में हमारा चौथा स्थान है और 8% कोयला हमारे पास भंडारित है। चूने में हमारा तीसरा स्थान है और 9% कोयला चूना हमारे पास है। इसके लौह अयस्क में हमारा छठा स्थान है और 1% केवल लोहा हमारे पास है। तांबा हमारे पास 73% है, और अगर किसी चीज में हमारे पास 26 से या 26% से ज्यादा कोई चीज हमारे पास है तो भंडारण में भी प्रथम स्थान हमारा होता है। तो तांबा का 73% भंडारण हमारे पास है, मैग्नीज का 26% भंडारण हमारे पास है। तो बॉक्साइट और लोहे का तो 1 और 3% रहना ही था। बॉक्साइट उत्पादन में हम छठे स्थान पर थे और लोहे उत्पादन में भी हम छठे स्थान पर थे। तो यहाँ बॉक्साइट में 3% भंडारण है और लोहे का 1% भंडारण है। ये बॉक्साइट और लोहा हमें याद कर ले। मैग्नीज हमें याद करना है, मैग्नीज में हम फर्स्ट थे, मैग्नीज में हम फर्स्ट हैं। तो क्यों फर्स्ट है? क्योंकि 26% पैदा करते हैं। तांबे का हमारे पास 73% भंडारण है और वो प्रथम स्थान उत्पादन में भी हमारा है, हमें याद रहे। रॉक फास्फेट दोनों, तो रॉक फास्फेट, रॉक और फास्फेट ये दो चीजें हैं, फॉस्फेट दो नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो तो दोनों में हम दोनों परसेंट याद करते हैं। मध्य प्रदेश देश का 90% डायमंड भंडार पाया जाता है। देश के कुल लाइम स्टोन का 9% मध्य प्रदेश में है। मिनरल्स ऑक्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर का पहला पुरस्कार मिल चुका है। अब ये जो परसेंटेज है मैंने सारे के तो नहीं बताए, मैंने इसके अलावा भी कुछ परसेंटेज होने चाहिए थे जो मैंने आपको नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि हम जिन चीजों में ज्यादा परसेंट रखते हैं, जिन पर सरकार महत्व देती है, जिन पर हमारे इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको पढ़ा दूं। मैं क्यों खूब डूब डूब करके फालतू की चीजें पढ़ने की कोशिश करूं? अब एग्जाम के टाइम पे अपना चीजें बिगाड़ना थोड़ी है, इसलिए मैं इन्हीं को फोकस कर रहा हूं। अब हम प्रति व्यक्ति आय पढ़ चुके हैं कि भाई मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $2700 है, और मध्य प्रदेश की जो है वो दो हमें याद करनी है, 66 याद करना है, 66,000 याद रखना, 66, 44, 1, और हमें साथ में याद रखना है 142, 565, ये हमारे दोनों की आय हो गई, ये रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निर्यात हम कर चुके हैं, हमने सिंपल सा देखा कि भारत का जो निर्यात है वो 777 हो जाता तो थोड़ा आसान हो जाता याद रखने में, तो क्या दिक्कत है, मैं कर लेता हूं। भारत का टोटल निर्यात 777 अरब डॉलर रहा, जिसमें मध्य प्रदेश ने कितना योगदान दिया, 65,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, भारत का जो निर्यात में स्थान है वो 7वां है पूरे विश्व में, और आयात में भी मैं बता देता हूँ 8वां स्थान है पूरे विश्व में। आयात में 8वां स्थान और निर्यात में 7वां स्थान मध्य प्रदेश का। ये देखो, पूरे विश्व में निर्यात में 7वां स्थान और आयात में हमारा 8वां स्थान है। ठीक है, हम हर साल आयात में कुछ न कुछ वृद्धि करते होंगे, तो आयात में हमने वृद्धि की, निर्यात में हमने वृद्धि की 0.4%, कोई काम की वृद्धि थी नहीं, है ना। अब हमने इधर देखा कि जो भारत के कुल व्यापार का, भारत ने अगर टोटल 777 किया था अरब डॉलर, तो उसमें से 255 हमने किया, जो कि 1.8% था पूरे भारत का। भारत में हमने इधर लिख दिया, मध्य प्रदेश में इधर, इंदौर, धार, रायसेन, ये 3 प्रमुख जिले रहे जो हमें याद करने हैं, वो हमने याद कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो हम कृषि की बातें कर रहे हैं। अभी हमने फिर से कृषि की बात की थी, फिर से मैं कृषि पे आ गया हूँ। कृषि के क्षेत्र में हमारा वृद्धि दर जो है वो 1.4% रहा, और मध्य प्रदेश में हमारा 0.2% रहा, तो यहाँ 1.4 पढ़ लो, यहाँ 0.2 कर लो। अब मैं आगे आपको आंकड़े रटवा रहा हूँ, है ना। भारत का जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना था? भारत का टोटल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 332 मिलियन टन था, है ना, ये हमने याद कर लिया। इसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन की बात हम करते नहीं क्योंकि हमें आएगा नहीं। अब यहाँ से कुछ आंकड़े रटना जो मैं रटवा रहा हूँ। दलहन उत्पादन में हम 42%, तिलहन उत्पादन में हम 7%,
और मध्य प्रदेश कुल खाद्यान्न में 7.7% योगदान दिया। ये योगदान दिया नहीं, ये दोनों आंकड़े रटो। हमें दलहन में हमने कितनी ग्रोथ दिखाई, 42%, और तिलहन में हमने 7% ग्रोथ की। ये खुद की मध्य प्रदेश से ही कंपैरिजन है कि मध्य प्रदेश ने पिछले साल जो दाल उत्पादित की थी उसका 42% ज्यादा दाल उत्पादित की, मध्य प्रदेश ने जो तिलहन उत्पादित की थी उससे 7% ज्यादा तिलहन उत्पादित किया। अब यहाँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तिलहन उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर है। तो आपको मेरे फेस पे दो तिल दिखाई दे रहे हैं, तो तिल में हम दूसरे स्थान पर, दाल में हम पहले स्थान पर। तो दाल में हम पहले स्थान पर, तिल में हम दूसरे स्थान पर, खाद्यान्न में भी हम दूसरे स्थान पर। तो हम 2 टाइम खाना खाते हैं, तो खाद्यान्न में हमारा दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, खाद्यान्न में हमारा स्थान जो है वो दूसरा हो जाएगा। ये अपने दिमाग में याद रखना। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि जो है वो 5% हुई। सोयाबीन में उत्पादन में वृद्धि 5% है और देश में प्रथम स्थान है। तो सोयाबीन, तो मैं सोने में तो पहले नंबर पे हूं भैया, तो सोयाबीन, तो सोने में मैं पहले नंबर पे और मैंने 5% वृद्धि की है। तो 5.4 कर लेना, बस इतना ही कर लो। अगला, मसाले उत्पादन में मैं देश में पहले स्थान पर हूं, गेहूं उत्पादन में मैं दूसरे स्थान पर हूं। तो गेहूं दो शब्द का है, तो गेहूं में मैं दूसरे स्थान पर हूं और 5.7% की वृद्धि करता हूं। अब देखो, एक ओवरऑल आपको व्यू देता हूं। हमें भारत में मध्य प्रदेश पढ़ना है ना, भारत में मध्य प्रदेश। अब कितना सिंपल है, देखो क्या करना है, मूल हमें खाद्यान्न की बात करनी है। तो खाद्यान्न जो भारत में पैदा होता है 332 मिलियन टन, उसमें हम 7.7% की हिस्सेदारी निभाते हैं, ये याद हो जाएगा। और हम सेकंड नंबर के लार्जेस्ट राज्य हैं खाद्यान्न उत्पादन करने वाले। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है ना। अब आओ आप दाल में, तो दाल उत्पादन करने में हम प्रथम स्थान पर हैं और पिछले साल हमने 42% की ग्रोथ की थी दाल में। फिर तिलहन उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं और पिछले साल हमने 7% की ग्रोथ की थी दाल उत्पादन में। फिर इसके अंदर तीसरे नंबर पर आते हैं, दाल हो गया, आप तीसरे नंबर पर गेहूं आ जाओ। तो गेहूं में हम दूसरे स्थान पर आते हैं और पिछले साल हमने 5% की ग्रोथ की थी। तो ये 5% की ग्रोथ हमने नेक्स्ट पिछले साल की बजाय जैसी दिखा दी। अब और आगे आप इसी के अंदर चल रहे हैं, देखो अब भी जस्ट मैंने पॉइंट बताया, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, हमें सोयाबीन याद कर लेनी है, हमें मसाला याद कर लेना है, ये 5 चीजों के बाहर जाना नहीं है ना। देखो सोयाबीन में हमने पिछले साल, सोयाबीन में हम प्रथम स्थान रखते हैं और हमने 5% की ग्रोथ की है। और मसाला उत्पादन जो है उसमें हम प्रथम स्थान रखते हैं और हमने यहाँ भी 5% की ग्रोथ की है। तो क्या इतना सा रटने में किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ये पॉइंट हो जाए कि दाल में पहला, तिलहन में दूसरा, गेहूं में दूसरा, सोयाबीन में पहला, मसाले में पहला, याद हो जाएगा। विश्व में भारत हम पढ़ ही चुके हैं, तो चलो बस इतना सा ही याद करो। अगली स्थिति पे आते हैं, पशुपालन, ये दूध रिपीट हो रहा है फिर से। चलो आगे, हमने ये वाला भी पॉइंट पढ़ लिया है, ये वाला पॉइंट भी हमने रिपीट कर लिया। अब हम रेल और सड़क मार्ग पर आते हैं। तो पूरा भारत में जो सड़कें हैं, आपको पता है, पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जो सड़कें हैं उसमें विश्व की सड़कों में भारत की सड़कें हैं दूसरे नंबर की। दूसरी सबसे बड़ी सड़क किसके पास में है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क भारत के पास है। और भारत की जितनी सड़क है उसमें 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। तो भारत, देखो पूरे विश्व में भारत आता है दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश आता है भारत में 5वें नंबर पे सड़कों में। तो ये सड़क की बात कर ली हमने, है ना। अब आते हैं रेल की बात। तो पूरे विश्व में जो है चौथी सबसे बड़ी रेल हमारी है और पूरे भारत में चौथी सबसे बड़ी रेल मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश विश्व में भारत चौथे पे और भारत में मध्य प्रदेश चौथे पे रेल के मामले में। कितना सरल है। और सड़क की बात अलग है और रेल की बात अलग है। तो देखो, भारत सड़क के नेटवर्क 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, जबकि मध्य प्रदेश की कुल सड़क जो है 71,000 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलवे जो है वो 15,584 किलोमीटर की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का।
और मध्य प्रदेश जो है वो चौथा सबसे बड़ा राज्य है अपने इंडिया का, याद रहेगा। पहले नंबर पे सबसे अच्छी रेल किसके पास, उत्तर प्रदेश के पास, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश, मतलब चौथा मध्य प्रदेश है। याद हो जाए, ये हमारे दिमाग में सेट करना है। रेल में पूरे विश्व में भारत दूसरे पे, सॉरी, रेल में पूरे विश्व में भारत चौथे पे और मध्य प्रदेश भी भारत में चौथे पे। सड़क के मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे पे और मध्य प्रदेश पांचवे पे, याद रहेगा। देखो ये 2 था तो हम 5 आए, है ना, तो इस 2 को ही घुमा दो तो ये 5 बन जाता है ना, ऐसा करो टेढ़ा मेढ़ा तो हो जाता है 5, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र की बात करते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे क्या आंकड़े रहे, कैसी स्थिति हमारी है। देखो भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 452 गीगावाट है। कितनी है, 452 गीगावाट। अब ये नया करंट अफेयर्स का आंकड़ा बता रहा हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा जो है हमारी 209 है, सौर ऊर्जा 92 है, पवन ऊर्जा 47 है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है, नवीकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश 8वां राज्य है। तो पहला कौन है, तो राजस्थान, फिर गुजरात और तमिलनाडु। कैसे याद करोगे, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, है ना। तो रघुपति राघव राजाराम सुना है आपने, बस उसी से आपको ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्रम याद हो जाएंगे। रघुपति, है ना, तो रघु ये प छोड़ देना, ती, है ना। तो र से राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ये पहले 3 राज्य हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। रटने का क्या काम करना है। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से नंबर पर आता है, 8वें नंबर पे। सौर ऊर्जा में कौन से नंबर पर आता है, चौथे पे। और पवन में कौन से आता है, 8वें पे। देखो रटना है, सौर कितना करना है, सौर, ये सौर किया। कितने शब्द हैं, 4, है ना। तो सौर में हमने कितना किया, 4 किया, तो चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया सौर ऊर्जा में। पवन, है ना, तो पवन जो है वो जब चलती है तो 8 बजे के बाद ज्यादा पवन चलती है, रात को 8 बजे के बाद, तो 8वां हमारा स्थान आ जाता है। नवीकरणीय, तो जो नए नए बच्चे होते हैं वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8-8 घंटे मतलब 8वें स्थान पर हम मध्य प्रदेश आ जाता है। अगर आपको ये रटना है तो ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसी को रटना, साल मत बदलना। इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है ना बेटा, वो हम परीक्षा में कह सकते हैं कि हमने यहां से किया, भाई तेरे को सही करना ही पड़ेगा। कहीं तो भी पढ़ लोगे ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब हम कहीं से भी पढ़ते हैं तो हम एग्जामिनर के सामने ये नहीं बता पाते हैं कि जो हमारा स्थान है या जो हमने ये चीज लिखी है ये कहाँ से लिखी है। हम इकोनॉमिक सर्वे में कह पाते हैं कि यहाँ से पढ़िए और तुम्हारा डाटा। भाई भारत में कुल ऊर्जा क्षमता 695 कितनी है, 695 पवन ऊर्जा की। मध्य प्रदेश की कितनी, तो 6 का इसको 60 कर लो ना, राउंड फिगर में 69 कर लिया, उसमें से 15 हमारे पास, मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर। चलो बायोमास में हमारे पास केवल 1386 या 42, तो यहाँ 42 1.3 कर लो। यहाँ सौर ऊर्जा में 7.48, यहाँ 61 है केवल, तो 6.1 हमारा चौथा स्थान है। ये इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा, इसलिए रट सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, हमें खैर मध्य प्रदेश की रैंक से ज्यादा कहीं नहीं जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा 8वां, पवन में 8वां और सौर में चौथा है। 3 बातें रटो, केवल ये इतना ही लिखा है मैंने, यहाँ खूब सारा नहीं लिख रखा है। अब मैं आपको आखिरी टाइम पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। श्री अन्न उत्पादन की बात कर लो, भारत सरकार ने मोटे अनाजों को श्री अन्न घोषित कर दिया, तो ये देखो श्री अन्न घोषित करके उनको बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई कब, 26 मार्च 2020 को शुरू की गई और इसके तहत 80 करोड़ परिवार को लाभ दे दिया भारत सरकार ने और 5 किलो मुफ्त राशन सरकार देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस की टंकी थी, उन्होंने 1 मई 2016 को की, 1600 रुपए दिए और सबको जो है इन चीजों से धुआं रहित जो रोटी बनाने की प्रक्रिया उससे मुक्त किया। मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2020 शुरू किया। कोदो कुटकी पर 10 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चावल अनुसंधान केंद्र और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र खोले। 3 चीजें रटो यहाँ से। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, तो श्री अन्न, अन्न को श्री नहीं बोलोगे तो डंडे से मारूंगा, तो डिंडोरी में स्थापित किया। चावल अनुसंधान, चना अनुसंधान केंद्र कहाँ, उज्जैन में, तो उज्जैन में चना खाया और सरसों खाई ग्वालियर में, तो ग्वालियर में सरसों, उज्जैन में चना और श्री अन्न डिंडोरी में स्थापित किया। ये जो यहाँ आई थी ना गरीब कल्याण योजना, जिससे हमने 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया था देश में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 करोड़ लोगों को हमने उसी में से लाभ दिया,
निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। यहाँ जो उज्ज्वला योजना पड़ी थी ना, उस उज्ज्वला योजना में हम मध्य प्रदेश ने 89 लाभार्थियों 89 लाख हितग्राहियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। 2024-25 को गोवंश हमने घोषित किया, गो रक्षा वर्ष घोषित किया। अब 2025 को क्या घोषित किया गया है ये आप कमेंट करके बताओगे। 2024-25 को तो हमने गो रक्षा वर्ष घोषित किया था। बी मोहन यादव ने कौन सा वर्ष घोषित करने की बात की है इस साल को, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, महिला एवं बाल विकास की एक दो बातें कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम पीएम जन मन योजना कहते हैं, 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा की जयंती पर ये योजना लाई गई थी और शुरुआत इसकी झारखंड से की गई थी। याद रखना, ये कौन सी जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं उनके विकास और उनको बुनियादी सुविधाएं देने पर काम करेगी। ये पॉइंट हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसी ही एक योजना आई लाडली बहना, जो कि 5 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बनी। 48 लाख महिलाओं को सीधे इसने लाभान्वित किया। इसकी एज इन्होंने डिसाइड की 21 से 60 वर्ष के लिए और अभी 1250 रुपए हमने इसके तहत महिलाओं को देना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में कुछ बेसिक फंडे याद करना। देश की सबसे बड़ी योजना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना, मैंने आपको कंपेयर करके बता दी। प्रधानमंत्री जन मन योजना, या ये वाली योजना को मध्य प्रदेश में बताता हूँ। ये वाली योजना के तहत मध्य प्रदेश में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। कितने आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कर रहे हैं? 217। अब देखो, भारत का लिंगानुपात और मध्य प्रदेश के लिंगानुपात का कंपैरिजन करते हैं। भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 930 और मध्य प्रदेश का जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया। तो यह हमारे लिए गर्व की बात थी। वहां 930 और यहाँ 956 हो गया, हमारे लिए काम का ही है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना में 927 हो गया, तो 27 का डबल 54 होता है। थोड़ा सा बढ़ा लो, 30 54 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 56 हो जाएगा। याद रख लेना। अगले वाले पॉइंट पे, अब वो जो एग्जाम में हमारे सिलेबस में शिक्षा स्वास्थ्य वाले डाटा है, वहां से कुछ 20 बातें मैं आपको बताऊंगा, सब नहीं पढ़ना है। सर तबीयत कितने लोगों को, सर लाभ कितने लोगों को, या आंकड़ा याद करना है? नहीं करना है आंकड़ा, जो मैं सामने बोर्ड पे रख रहा हूँ बस उसी को रिवाइज करो, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मोहन यादव ने इस साल को उद्योग वर्ष घोषित करने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात करते हैं, सीएम राइज स्कूल हमने योजना बनाई थी 21 जून 2024 को, और इससे 9,200 स्कूल भारत में खोले जाने थे। अभी तक 246 स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का निर्माण जो है वो गुलाना साजापुर में पूर्ण हो चुका है। ये पहला स्कूल था सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल है गुलाना साजापुर का। याद रख लेना। इसका कब उद्घाटन किया गया? तो इसका 2023 में जुलाई महीने में, क्योंकि जून जुलाई में स्कूल खुलते हैं ना, तो जुलाई में 17 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ये मध्य प्रदेश की एक योजना, और मध्य प्रदेश का स्थान, मैंने गलती से 9,200 स्कूल भारत बोल दिया था, वो मध्य प्रदेश कर लेना। इतने याद रखो। अब वन लाइनर फैक्ट मैं आपको यहाँ से कुछ खास खास बता देता हूँ, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए पीएम जन मन योजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 22 नवीन छात्रावास खोले जाएंगे। रट लो कि भैया, अब ये एक एक जो लाइन है मैं बताऊंगा, ये खूब रटने वाली है। देखो, जन मन योजना में मध्य प्रदेश में कितने स्कूल छात्रावास खोले जाएंगे जनजाति पिछड़ी जनजातियों के लिए? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में 22 नवीन छात्रावास खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2022-23 में 55 मॉडल स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में कन्वर्ट किया गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बच्चियों को शिक्षा देती थी, बच्चियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराती थी, वो अभी तक 6ठी से 8वीं तक चलती थी। उसे हमने बढ़ाकर अब 6ठी से 8वीं के बजाय 6ठी से 12वीं कर दिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में सकल पंजीयन या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28.5 हो गया है। जो देश के जो सकल हमारा वो होता है, देश का ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो है, उससे 0.1% बढ़ गया है। देखो, सकल नामांकन दर मतलब टोटल बच्चों में से कितने बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लिया, उसकी दर को कहते हैं।
तो भारत की जो दर है उससे मध्य प्रदेश की दर ज्यादा हो गई। भारत की दर 28.4, हमारी मध्य प्रदेश की 28.5 हो गई, जो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में चिन्हित महाविद्यालय, जिनको अब हम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उषा योजना के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री उषा योजना में क्या कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस को स्कूल जो एक्सीलेंस कॉलेज होते हैं उसमें हम बदल रहे हैं, ये वर्ड याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर फैक्ट बताता हूँ। मध्य प्रदेश के 3 नवीन शासकीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, और कौन कौन से हैं वो रट लो। क्रांति सूर्य टंट्या भील जो विश्वविद्यालय, वो कहाँ बनेगा, खरगोन में बनेगा। कहाँ बनेगा, तो क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में। तात्या टोपे गुना में। देखो, टोपी पहन लेने पर आदमी कई गुना अच्छा दिखता है, तो कई गुना मतलब टोपे वाला गुना। रानी अवंतीबाई लोधी, लोधी सागर में खुलेगा ये। आगर मालवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। देवास, छिंदवाड़ा और धार, ये 3 जिले याद रखो, देवास, छिंदवाड़ा और धार जिलों को ग्रीन स्किलिंग आईटीआई के रूप में विकसित, ग्रीन स्केलिंग आईटीआई के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुविधा देने वाली देश की सबसे बड़ी योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 14 जिलों को चिन्हित किया गया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, है ना। पीएम विश्वकर्मा योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले चुने गए हैं, तो 14 जिले चुने गए, रट कर रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी में देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। स्कूल ऑफ आई की स्थापना हम कहाँ कर रहे हैं, इंदौर में कर रहे हैं। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ, भोपाल, और फिर दूसरा वाला इंदौर में खोला जा रहा है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, रामानुजनाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय रतलाम में खोला जा रहा है। पहला कहाँ खोल चुके हैं हम, डिंडोरी में खोल चुके हैं। बस इतने से फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 5 बातें और बता देता हूँ चलो, और ये शिक्षा ही खत्म कर देते हैं। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला हमने, शाजापुर में खोला। कहाँ खोला, शाजापुर के सुजालपुर में, जहां हम 18 दूनी 36 होता था, लेकिन हमने 35 वर्ष तक के बच्चों को स्किल प्रशिक्षण दे करके जॉब की गारंटी वाला कार्यक्रम चालू किया। नॉलेज कॉरिडोर हमने कहां से बनाया, तो ये इंदौर से हम ग्वालियर जाते हैं ना, इंदौर से भोपाल, इंदौर देवास भोपाल होते हुए, देवास भोपाल होते हुए आप कहां चले जाओ, आप ग्वालियर चले जाओ। इस रोड को हमने नॉलेज कॉरिडोर, मतलब 5 शहरों को जोड़ करके नॉलेज कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ो, युवा सेल कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में। कब बनाया, 2023 में बनाया। इसका अध्यक्ष कौन होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कुलपति जो होगा हमारे विश्वविद्यालय का, वो। भारतीय अध्ययन एवं शोध केंद्र कहाँ खोला, उज्जैन में। आपके सिलेबस के जो पहली यूनिट का आगे वाला हिस्सा है ना, संकल्पना एवं विचार, वो पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र खोला है उज्जैन में। और वहां वेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण सभा समिति, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, याद रखना। ये हमें याद हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हम कौशल विकास की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो, वहां पे भी मैं सेम काम करूंगा, जो स्वास्थ्य है और कौशल विकास है, वहां एक एक लाइन के पॉइंट्स में बोलते जाऊंगा, बस इन्हीं को रिवाइज करना है। मध्य प्रदेश में निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल, कौन सा मॉडल, वेट लीज मॉडल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय 132 प्रकार की, और हब एंड स्कोप मॉडल से ग्रामीण क्षेत्रों में हम 45 प्रकार की जांच की सुविधा फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ तो 2 नाम हमें याद करने, वेट लीज मॉडल 132, एक मुंह में 32 दांत, मतलब हब, ये कौन सा, वेट लीज मॉडल। हब एंड स्कोप मॉडल में 4-5 प्रकार की जांच, मतलब 45 प्रकार की जांच फ्री में की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पीएम श्री एम्बुलेंस योजना सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना, ये 5 जिले याद रखो। में कुल 5 आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, रटने पड़ेंगे ये हमको। तो देखो, बालाघाट का ब लिया, शहडोल का श लिया, सागर का भी स लिया, नर्मदापुरम का न, और मुरैना का म लिया। अब कैसे याद करोगे, है ना। देखो, तो हमने क्या किया कि शासन ने बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं, शासन ने, है ना। शासन ने अपनी मर्जी से क्या बनाया, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी मर्जी से बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने बनाया बे, ऐसा एक लाइन बोल दिया, है ना। तो स से शहडोल, स से सागर, न से नर्मदापुरम,
म से मुरैना और बे मतलब बालाघाट। इन 5 जिलों में हमने 5 आयुर्वेद चिकित्सा विद्यालय जो है चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं। जबलपुर में स्कूल फॉर एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन खोला जा रहा है। इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन आई, आंखों का एक्सीलेंस स्कूल खोला जा रहा है। ये हमें याद रहे, पल्मोनरी डिसीज का विश्वविद्यालय जबलपुर में, आई का आंखों का अस्पताल जो है वो इंदौर में खुलने की घोषणा हुई थी। फिर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 3.56 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड, तो 356 बोल लो, देखो क्या याद रहेगा, 356 करोड़ हितग्राहियों को हमने डिजिटल आयुष्मान कार्ड दे दिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत की सूचीबद्ध अस्पतालों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है देश में। हमने 1200 अस्पतालों को आयुष्मान अस्पताल घोषित कर रखा है। गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग में भारत सरकार के अनमोल ऐप, कौन से ऐप? अनमोल ऐप से, जैसा मध्य प्रदेश ने अपना मध्य प्रदेश अनमोल ऐप बना दिया, याद रखना। तो अनमोल ऐप का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग से है। अगला, प्रेसिडेंट एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल, ये एक पॉइंट याद रखना। सुमन हेल्प डेस्क, गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग के लिए मॉनिटरिंग करने वाले 2 और टूल हैं। मध्य प्रदेश सरकार 5 वर्ष की से कम आयु के वजन के बच्चों को, गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं उनमें हमने क्या क्या कमी की है वो आंकड़ा में बता रहा हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमने, देखो, जो गंभीर कुपोषण है उसमें 12% से घटा करके 6% पर ला दिया। अब ये यहाँ पॉइंट रट करके रखना, कुपोषण का आंकड़ा मैं कहां से दे रहा हूं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो कुपोषण का आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष से आयु के कम वजन वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या जो थी मध्य प्रदेश में 12% थी, जिसे हमने घटा करके 6.5% कर दिया है। ये हमें रट करके रखना है। रट लोगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला एक वन लाइनर पॉइंट्स में ही चलते हैं। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से, ये हमने अभी बात कर ली। मध्य प्रदेश से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म है। तो 49 याद नहीं हो पाएगा तो 50 कर लो, 50 कर लो। तो 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर कितनी? 50 याद रह जाएगा मध्य प्रदेश की राउंड फिगर में। नीपी कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित है। यूविन पोर्टल जो है वो बच्चों के नियमित टीकाकरण से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी या शुरू की गई थी। SNID अभियान पोलियो मुक्त अभियान से संबंधित है। याद रखना है, SNID अभियान मतलब पोलियो मुक्त भारत अभियान। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम मतलब 28 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुआ। इसका संबंध है हेपेटाइटिस सी से, बी नहीं बोल देना, हेपेटाइटिस सी की समाप्ति से, याद रह जाएगा। SNID का मतलब पोलियो, यूविन पोर्टल मतलब कि टीकाकरण, निपी मतलब कि एनीमिया, और राष्ट्रीय वायरल मतलब हेपेटाइटिस के सी टाइप को खत्म करने से। याद रख लेना, खास खास बातें बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती, संग्रहण और संवर्धन में औषधीय उत्पादों के स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश पहला आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोल रहा है? खुशीराम शर्मा के नाम से। कहाँ पर? खुशीराम शर्मा के नाम से हम इस विश्वविद्यालय या आयुर्वेद महाचिकित्सालय की स्थापना कर रहे हैं, याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं। नीति आयोग का एक आकांक्षी कार्यक्रम चलता है, आकांक्षी जिले। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिले में पहले 7 जिले थे, अब हमने उसे बढ़ा करके मध्य प्रदेश में कितना कर दिया? 29 जिलों के 49 विकास खंडों को चुन लिया गया है। विकास खंड अगर पूछे तो आप 49 करना, और अगर जिले पूछे तो 29 करना। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में, और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पूछे तो 7 जिले करना फिर, है ना। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 29 जिलों के 42 विकास खंड में इस कार्यक्रम को, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। कब से शुरू हुआ? 2018 से आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम शुरू हुआ था, याद रख लेना। जिले 7 हैं, आकांक्षी विकास खंड पूछे तो 29 जिलों के 42 विकास खंड हमने चुने हुए हैं। 42 लिखना था, 49 कर दिया है ना गलती से। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अगर हम भारत की और मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जो संस्थागत प्रसव है उसकी तुलना करें तो नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट, इसे इंग्लिश में याद करना, एनएमआर जो भारत का है वो 25 है, ये 24 को मैंने कर दिया 25 क्योंकि 24.9 मतलब लगभग 25 हो गया, और ये 29 हो गया, ये 35 है और ये 41 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ ज्यादा कितना 5 का फर्क है और यहाँ से यहाँ पे कितना 6 का फर्क है, याद रखने में आसान रह जाएगा। एनएमआर और आईएमआर ये दो चीजें याद रखना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर बोलते हैं इसे। खैर मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी में तो बिल्कुल करना ही मत क्योंकि कंफ्यूज कर देगा। एनएमआर जब पूछे भारत की तो आंसर करना 25 और मध्य प्रदेश की पूछे तो 29। आईएमआर जब पूछे तो भारत के आंसर करना 35 और मध्य प्रदेश की आंसर करना 41। याद रखना वर्ड टू वर्ड। बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, ये 49 और हमारी हो गई 41 और 49। संस्थागत प्रसव भारत में होता है 97% और मध्य प्रदेश में होता है 98%। तो याद रखना 97 और 98, 0.18 और 0.48 छोड़ दो। आगे, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 926 और मध्य प्रदेश में 956। अच्छे से रट लेना, घोट करके रख लेना, ठीक है। ये आंकड़े हमें विशेष याद करने हैं। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट बैंक खाते खोले गए भले ही नहीं भी याद करोगे तो छोड़ दो इस पॉइंट को। आयुष के बारे में 2-4 स्पेशल बातें आपको मैं बता देता हूँ। संपूर्ण भारत में 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम विकसित कर रहे हैं, जिसमें से 562, ये टोटल भारत में 12,500 और मध्य प्रदेश में 562 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्वीकृति मिली, जिसमें से 365 को, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में तो याद हो जाएगा, 365 प्रारंभ हो चुके हैं, हुए 362 है, लेकिन मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ इसलिए मैंने जानबूझकर 365 कर दिया। आयुष ग्राम, मध्य प्रदेश में 75 गांव को हम आयुष ग्राम बना रहे हैं। फिर वेद्य आपके द्वार योजना, तो वेद्य आपके द्वार योजना में 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों से हम हर व्यक्ति को घर पे बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं और इसे वर्ल्ड का स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। याद रखना, आयुष क्योर ऐप को चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। FRU मतलब फर्स्ट संदर्भ इकाई धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर है? उज्जैन में, वहां खोली जा रही है। देखो, आयुर्वेद में क्या होता है, धीमी गति से इलाज होता है, तो अब धीमी गति से इलाज हो और कोई इमरजेंसी केस हो तो उसको रेफरल तो करना पड़ेगा, तो कहाँ रेफरल करोगे? तो धन्वंतरी कॉलेज उज्जैन में हम रेफरल करें, इसलिए यहाँ पहली FRU यूनिट, FRU मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट की स्थापना हमने की है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, भारत की मातृ मृत्यु दर, मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर, तो ये हमें याद रखनी थी। मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर की तुलना करो, 2004-5 में मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 335 थी, 300 में सीधा 111 कम करो तो 221 आ जाएगी, और फिर वापस से 111 कम होनी चाहिए थी लेकिन कम हुई, 335, 221 और 173। तो हमें ये लास्ट वाली याद रखनी है, मध्य प्रदेश में वर्तमान मातृ मृत्यु दर 173 है, याद रख लोगे। भारत में तो 100 से भी कम हो चुकी है, 97। आगे बढ़ते हैं, जन्म के प्रजनन दर की एक माता कितने बच्चे पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। हमारे एक जमाने में 1950 में आजादी के समय 6 हुआ करता था, प्रत्येक माता 6 बच्चे जन्म देती थी। 2024 में ये 2 हो चुका है। भारत का भी वर्तमान में TFR जो है वह 2.1 हो चुका है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? 72.2%। महिलाओं की थोड़ी सी ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा जी रही हैं 73.9, और पुरुष की थोड़ी सी कम कर दो 70। तो देखो याद कैसे रहेगा, टोटल 72, महिलाओं का 74 कर लो और पुरुषों का 72 कर लो। याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने कम ज्यादा करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। और आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 22.6 और कम आयु की मृत्यु दर है 5 वर्ष से कम आयु की 28.2। ये न्यू आंकड़ा है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सारा का सारा इकोनॉमिक्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है, वही रट लेना, ठीक है। और आगे बढ़ो, सतत विकास लक्ष्य कब आए? लास्ट में उनकी जो रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्यों की आखिरी रिपोर्ट जो है वो 12 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी।
जो रिलीज हुई इसको चौथा संस्करण कहा गया, एसडीजे इंडिया का चौथा संस्करण। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको बहुत अच्छे से रट मारा। हमें पता है कि सतत विकास की जो 3 स्तंभ है वो अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण है। कौन कौन से 3 स्तंभ है? अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण। बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 से शुरुआत होती है सतत विकास की अवधारणा की। खैर हम अब इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो अभी वर्तमान में 2015 से 30 के लिए वैश्विक मार्गदर्शन करने वाले लक्ष्य हैं, जिसके तहत टोटल 17 लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। 161 जो है हमने उप लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किए हैं, और 232 जो है हमने संकेतक निर्धारित किए हैं, ताकि हम अपने जीवन में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 17 लक्ष्य, 169 उप लक्ष्य और 232 संकेतक हमने बनाए। इस तरीके से हम अपने आप को मार्गदर्शित करते हुए टोटल 17 लक्ष्य बना चुके हैं। ये मैंने आपको क्रम से याद कराया कि एक गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 किताबें पढ़ लो, 5 पे पांचों उंगली समान नहीं होती तो जेंडर समानता आ जाती है। 6 पे हमने याद किया था, छी छी करते रहते हैं अगर स्वच्छ जल नहीं पीते हैं तो। 7 पे स से 7 और स से सस्ती ऊर्जा, 8 घंटे हम काम करते हैं तो 8 घंटे का काम। 9 पे नवाचार होता है। 10 में असमानता आ गई, 5 में समानता थी, 10 में असमानता आ गई। 11 में एक शहर का विकास, मतलब सतत शहरी विकास। 12 बज जाती है जब जिम्मेदारियां उठाते हैं तो 12 में आ गई जिम्मेदारी। 13 तो जलवायु परिवर्तन हो गई, और 14 में जल के नीचे जीवन। 15 में भूमि पर जीवन। 16 साल की एज तक ही शांति है, उसके बाद पूरी अशांति है। और 17वां जो है लक्ष्यों के मध्य साझेदारी। इस तरीके से हमने 17 के 17 जो है वो अच्छे से याद कर लिए। ठीक है, हमारे दिमाग में ये सारे जो वर्ड्स थे, सारे जो लक्ष्य थे वो हमें रटा गए। अब इनमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग भी याद करनी थी, तो ओवरऑल हमें याद रहे कि मध्य प्रदेश टोटल नंबर कितने लाया, 67 नंबर लाया। कितने लाया? 67। और हम कौन से राज्य बन गए? फ्रंट रनर राज्य बने इस रैंक के हिसाब से। पहले हम परफॉर्मर थे, अब हम फ्रंट रनर की कैपेसिटी में आ गए, क्योंकि 66 से ज्यादा जो है वो फ्रंट रनर हो जाता है। ये जो रिपोर्ट आई है 12 जुलाई को आई 2024 में, तो उसके आंकड़े हमें याद करने हैं। अब देखो 0 से 49 अगर आपको अंक मिले तो आप आकांक्षी राज्य बनते हो। 50 से अगर 64 मिले तो आप प्रदर्शन करने मतलब परफॉर्मर बनते हैं। 65 से 99 हो तो हम फ्रंट रनर होते हैं। तो मध्य प्रदेश एक फ्रंट रनर है। लेकिन एग्जाम हमसे अलग अलग लक्ष्य में अलग अलग नंबर पूछता है। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, हमने हर एक लक्ष्य में हमारी जो है वो याद कर ली रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग? देखो पहले में हमारी रैंकिंग है 19। मैं आपको ये अलग से एक शॉर्ट वीडियो में याद करा चुका हूं, तो 2 की स्पीड पर यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है। उसको डबल स्पीड में लेकर के 15-20 मिनट में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, रट लेना आप वहां से। तो ये मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि करा चुका हूं पहले ही। अब आगे बढ़ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण हमने याद करना है। तो सतत विकास लक्ष्यों का जो स्थानीयकरण है उसमें 2-4 बातें याद कर लो। स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है? उस लक्ष्य को मध्य प्रदेश ने अपने स्थानीय क्षेत्र में लागू करने के लिए क्या किया, वही स्थानीयकरण कहलाएगा। एसडीजे एक्शन प्लान 2030 विकसित किया और 3 समय सीमाएं तय की, 2020, 2024 और 2030। इनमें मापे गए लक्ष्यों से संबंधित एक बहुवर्षीय दस्तावेज हमने तैयार कर लिया और उसका नाम दिया समस्त सरकार समस्त समुदाय। इस दृष्टिकोण को हमने अपनाते हुए हमारे जो वैश्विक लक्ष्य थे उन्हें मध्य प्रदेश के लक्ष्य बना करके उनकी घोषणा की। पंचायत राज विभाग ने इसकी देखरेख की। वैश्विक लक्ष्यों से के रूप में हमने इनको पहचाना। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए इनका नाम दे दिया। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनकी थीम रखी। तो हमारे मध्य प्रदेश में 9 हमने थीम रखी। 17 लक्ष्यों को हमने 9 में कन्वर्ट किया, क्योंकि मध्य प्रदेश 17 के 17 पर काम कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो हमारे यहाँ है ही नहीं चीजें। तो हमने उन 17 को 17 ना मानते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने उन 17 को कन्वर्ट कर दिया 9 लक्ष्यों में, कि हमारे लिए 17 लक्ष्य काम के नहीं है, हमारे लिए केवल 9 लक्ष्य काम के। और उनने को थोड़ा सा रूप बदला। तो हमारे 9 लक्ष्य कौन से हैं? तो पहला गरीबी है, दूसरा स्वस्थ पंचायत, तीसरा बाल हितैषी। तो 3 बाल बचे हैं दिमाग में, तो केवल पहला गरीब कर लो,
दूसरा स्वास्थ्य कर लो और तीसरा बाल कर लो, चौथा पानी पिला दो सबको, है ना, 4 जनों को पानी पिलाने से पुण्य लगता है, तो चौथे पे हो गया पानी। देखो पहला गरीब, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरे में बाल हितैषी, चौथे पे स्वस्थ जल, पांचवे पे आ जाएगा हरित, पांचवे में स्वच्छ और हरित पंचायत। पांचवें नंबर के बाद आएंगे छठे पे बुनियादी ढांचा, हमारा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। छठे सातवें पे आएंगे सुरक्षित पंचायत, सात आठवें पे आओगे सुशासन वाली पंचायत, और नौवे पे महिला हितैषी पंचायत। तो महिलाएं होनी चाहिए क्या पंचायत में, तो आंसर मिला नो, तो नौवे पे हो गया महिला। आठवें पे हो गया सुशासन, आठवें में क्या हो गया, तो जो 8 घंटे नौकरी करे वहां समझो कि सुशासन, तो आठवें पे क्या हो गया सुशासन। सातवें नंबर पे स से 7 होता है और स से सुरक्षित पंचायत होती है, तो 7 पे सुरक्षित पंचायत। 6 में 6 से छक्के होता है, तो छक्के छुड़ा दे ऐसा बुनियादी ढांचा होना चाहिए हमारा, तो छक्का छुड़ा देने वाला क्या हो, हमारा बुनियादी ढांचा। पांचवें नंबर पे हमने क्या कर लिया, पांचवें पे हमने स्वच्छ पंचायत और स्वच्छ और हरित पंचायत खोल दी। चौथे पे 4 लोगों को हमने जल पिला दिया। तीसरे में 3 बाल बचे हमारे शरीर में, और 2 पे हम स्वस्थ हो गए, 1 पे हम गरीब हो गए। तो पहला गरीबी मुक्त पंचायत, दूसरा स्वस्थ पंचायत, तीसरा बाल हितैषी पंचायत। अब ये 9 बातें हमें रट करके रखनी है, कभी ऐसा प्रश्न कोई आ गया तो हम कर पाए आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में कृषि के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रट लेते हैं। चलो रट लेते हैं। देखो अब यहाँ मैं परसेंटेज आंकड़ों पर बहुत सारी बातें करने वाला हूं, हमें वो रटने पड़ेंगे। देखो हमारे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो निचोड़ है आंकड़ों के रूप में, वो मैं आपके सामने कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के रखूंगा। तो ये आंकड़े अगर आपने रट लिए तो आधा काम तो हो ही जाएगा। 2023-24 में मध्य प्रदेश जीएसवीए में फसल के क्षेत्र का योगदान 9.10 प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर 1.8 था। अब देखो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें उसको हम कहते हैं जीएसवी, मतलब जी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, है ना, उसमें फसल क्षेत्र का योगदान। अब केवल फसल का है, प्राथमिक क्षेत्र मत समझना, फसल क्षेत्र का योगदान 9-10% और स्थिर कीमतों पर 1.8% रहा। ये है फसल क्षेत्र का। देखो बच्चा कंफ्यूज मत होना, प्राथमिक क्षेत्र एक बड़ी चीज होती है जिसमें प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मछली पालन सब कुछ आ जाता है, जबकि हम केवल फसल बोलते हैं तो वो थोड़ा सा हिस्सा होता है। तो उसमें हमारे 9 से 10% प्रचलित मूल्यों पर और 1.8% स्थिर मूल्यों पर जीएसवी में फसल क्षेत्र का योगदान रहा। मध्य प्रदेश में 3 इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की बात की गई थी। कौन कौन से इंक्यूबेशन सेंटर, देखो अमरूद और फलों और सब्जियों के इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ, सीहोर में, ग्वालियर में आलू और बेकरी आइटम का, और मुरैना में सरसों आधारित इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की बात हुई थी। बस ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना 27 सितंबर 2008 से लागू हुई। खाद्य सुरक्षा संस्करण योजना 6 अगस्त 2016 से शुरू हुई। ई अनुज्ञा प्रणाली 2019 से शुरू हुई। कृषि विविधीकरण योजना 2022-23 में अपनाई गई और मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2023 में फिर से शुरू किया गया। मध्य प्रदेश फार्म गेट एप्लीकेशन लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। और कृषि अवसंरचना निधि योजना मध्य प्रदेश में देश को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला। ये 10 बातें मैं आपको सामने रखा हूं, केवल ये 10 बातें हैं। 3 इंक्यूबेशन सेंटर, 5 योजनाएं और 3 अलग से पॉइंट मैंने बोले, बस इतना ही रट लो। अब परसेंटेजेस की बात करते हैं, बहुत सारे परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा। वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि दिखाई, फसलों की वृद्धि जो है हमारी 0.2, सारी फसलों में वृद्धि कितनी, ओवरऑल 0.2% की वृद्धि। अनाज के उत्पादन में हमें कितनी, 1.9% की कमी, अनाज में हमें क्या हो गया, कमी हो गई भाई। दलहन उत्पादन में हमने 42% याद करा रखा है आपको, दाल उत्पादन में 42%। तिल उत्पादन में हमने 7.3% की वृद्धि दर्ज की। दूध उत्पादन में हमने 5.8% की वृद्धि दर्ज की। अंडा उत्पादन में 9.48% की वृद्धि दर्ज की और मांस उत्पादन में भी 9%।
तो मांस खाना चाहिए क्या, आंसर मिलेगा नो, तो 9% की वृद्धि। अंडा खाना चाहिए तो आंसर मिलेगा नो, तो 9% की वृद्धि। तो अंडे में 9% की वृद्धि, मांस में 9% की वृद्धि। दूध पीना चाहिए तो बोले हाँ दिन में 5 बार पियो, भले से 5% की वृद्धि। तिलहन उत्पादन में 7% की वृद्धि, दलहन उत्पादन में 42% वृद्धि। अनाज उत्पादन में हमने कमी की है, याद रखना मध्य प्रदेश के अनाज उत्पादन में कमी हुई, 1.9% की कमी। और टोटल फसल उत्पादन में 0.20% की वृद्धि हुई। बस ये परसेंटेज सबका रट लो, ऐसे 5-6% और बता रहा हूँ, लो अगले 5-6% भी याद रख लो। धान, अब एक एक फसल की बात करूंगा। धान उत्पादन में 4.4% की वृद्धि, मक्का उत्पादन में 6.8%। तो देखो धान में कितना 4%, मक्का में कितना 6% की वृद्धि। और गेहूं के उत्पादन में हमने 5% की वृद्धि की, कितनी की 5% की वृद्धि। दलहन उत्पादन 42 बता चुका हूं। अरहर उत्पादन में हमने 17% की वृद्धि की, चना उत्पादन में हमने 11% की वृद्धि की। तो चना जो है वो एक एक जो है खाना चाहिए, तो एक एक मतलब 11% की हमने वृद्धि की। उड़द में हमने 32%, मूंग में हमने 10% और मसूर में हमने 5%, मटर में 112%। तो अगर पूछा जाए कि फसलों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की, तो मटर में की 112% की वृद्धि हमने दर्ज की। तिलहन उत्पादन में हमने पहले ही बता दिया 7.3। सोयाबीन उत्पादन में केवल 5% वृद्धि की, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है देश में। गन्ना और गुड़ उत्पादन में हमने 6% की कमी की है, तो याद रखना गुड़ हमारे यहाँ कम हो गया है, गुड़ी लोग जो है ना, गुड़ी लोग कम हो गए। बस इतनी सी जो चैप्टर शॉर्टकट बातें हैं वो हमें याद कर लेनी है। ये बजट जो आंकड़े थे उनका निचोड़ फिर से बता देता हूँ। दूध उत्पादन में हम तीसरे बड़े राज्य, 5% वृद्धि की हमने। अंडा उत्पादन में हम कौन से राज्य, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 9% वृद्धि की। मांस उत्पादन में 9% वृद्धि की। अमृत काल में हमने लक्ष्य रखा कि झींगा उत्पादन 2047 तक हम 10 लाख मीट्रिक टन, और सॉरी मछली उत्पादन 10 लाख, देखो मछली उत्पादन हम 2047 तक, हमने ये इस साल के बजट में इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि 2047 तक हम मछली उत्पादन जो है वो 10 लाख मीट्रिक टन कर देंगे। और झींगा उत्पादन जो है हम 2047 तक 100 लाख मीटर 100 टन तक बढ़ा देंगे, ये हमने लक्ष्य रखा है। तो इसलिए मैंने केवल ये दो बातें बता दी। आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब हमें रट्टा मारने वाला काम करना है। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य, दूसरा। खाद्यान्न उत्पादन में हम कौन सा, तो खाना कितने टाइम खाना चाहिए भैया, तो दिन में 2 बार खाना चाहिए, तो खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरा। फिर कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश, दाल खानी चाहिए दिन में 1 बार, तो दलहन में हम पहले स्थान पर। गेहूं में कितने शब्द, तो गेहूं में शब्द हैं 2, इसलिए मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। चना पहले स्थान पर, तो चना एक एक करके खाना चाहिए, इसलिए हम एक स्थान पर है, 11% वृद्धि दिखाते हैं। मक्का कितने शब्द, मक्का का कक्का, तो मक्का में हम तीसरे स्थान पर। सरसों में कितने शब्द हैं, 3, तो सरसों में भी हम तीसरे स्थान पर। सोयाबीन में हम सोने में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट नंबर। फूलों के उत्पादन में बहुत फूल है हमारे यहाँ, तो चतुर फूल है ना, 4 प्रकार के फूल है, तो 4 स्थान पर। रेशम, रेशम में हम तीसरे स्थान पर। अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर, दूध उत्पादन में तीसरे, और मछली उत्पादन में 16वें स्थान पर है। नंबरिंग रट करके रख लेना, अच्छे से घोटा मारी करो इनकी और आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश में ऐसे ही उद्योग के आंकड़े हम याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न वाला कॉन्सेप्ट पूछते हैं, उससे पहले याद रख लो मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क, जो कि टेक्सटाइल को समर्पित है, वो खोला जा रहा है। यहीं पर हमने रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में, और प्लग एंड प्ले पार्क जो है उसको स्वीकृति दी इंदौर में। याद रखना 3 फैक्ट बताए। अब महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, सॉरी महारत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न हमने याद करने हैं। देखो कैसे याद करोगे, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो महारत्न कुल कितने हैं, कुल कितने हैं भैया, तो कुल महारत्न की संख्या 14। तो हमारा जो छोटा बच्चा होता है ना, वो 14 के बाद में बालक की रेंज से खत्म होता है, तो महान बनने की कैपेसिटी आती है 14 के बाद। तो महारत्न कितने, 14। फिर आएगा नवरत्न, तो नवरत्न है 24, मतलब युवा हो जाता है वो 24 में। और मिनी रत्न है 62 में, तो हमने जो बूढ़े लोग हैं ना, 62 में रिटायरमेंट एज है, तो 62 वाले मिनी रत्न है ना। तो बूढ़े हो गया,
बूढ़े, बच्चे, बच्चा, युवा और बूढ़ा। अब देखो आप इसको याद करना आसान हो गया। महारत्न 14 की एज में, युवा हुए 24 में, तो 24 नवरत्न और 62 है मिनी रत्न, याद हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब हुई? तो महारत्न का कॉन्सेप्ट आया, ओएनजीसी पहली कंपनी थी 2010 में, तब से महारत्न का कॉन्सेप्ट आया। तो 2010 में महारत्न का कॉन्सेप्ट आया। ये देखो महारत्न का कॉन्सेप्ट आया फरवरी 2010 में, ये 1997 में और ये 1997 में। तो नीचे के दो 1997 और महारत्न का कॉन्सेप्ट 2010 में लाया गया। आखिरी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनको महारत्न मिनी रत्न मिला? देखो महारत्न मिला 2023 में HAL को, उसके हाल खराब थे इसलिए हाल को मिला। तो हाल जो है HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 2023 में महारत्न का दर्जा मिला था और वो अंतिम कंपनी थी हाल की, है ना। फिर SIVN ये कंपनी को 2023 में नवरत्न, और मध्य प्रदेश की एक कंपनी याद रखना हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंदौर को नवरत्न का मिनी रत्न का दर्जा मिला 2024 18 अप्रैल, जो एकदम अपडेट है। ये 62वीं कंपनी बनी मिनी रत्न वाली। तो ये तीन आंकड़े हमें उद्योग में पहले नंबर पे याद करने। तीन पार्क बताए, तीन चीजें, मतलब पीएम मित्र पार्क धार में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में, और प्लग एंड प्ले जो पार्क है वो भी इंदौर में इसी रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में खोला जा रहा है। अब हम याद कर लेते कुछ आंकड़े। पिछले 3 वर्षों की अवधि में कुल पर्यटकों की संख्या में 89% की दर से वृद्धि हुई। विदेशी पर्यटकों की संख्या में 193% की वृद्धि हुई। स्टार्टअप में 126% की वृद्धि हुई। 3% बताए, देखो खूब नहीं बता रहा हूँ, सामने आपको दिख रहा है आधा पेज खाली है, ये यहाँ तक 4% बोले केवल। 3 वर्षों में पर्यटकों की कुल संख्या में 89% की वृद्धि, पर्यटकों की विदेशी पर्यटकों में 193% की वृद्धि, स्टार्टअप में 126% की वृद्धि, और महिलाओं के स्टार्टअप में 140% की वृद्धि हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 4% वृद्धियां दर्ज याद कर रहा हूँ, रटना है इनको, सारी नहीं बता रहा हूँ। एमएसएमई नीति कब लाए? 2021 में, स्टार्टअप नीति 22 में, और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति हम 2023 में लाए। आईटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 23 में। देखो तीन नीतियां बताई, 21 की, 22 की और 23 की, बस याद करो। 21 में एमएसएमई नीति, 22 में स्टार्टअप नीति और 23 में आईटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। तीनों क्रम से याद करोगे तो याद रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे की बात की और 7 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, और वो 7 कौन कौन से हैं? धार में तिलंगा। क्वेश्चन यूं तरीके से पूछा जा सकता है कि तिलगरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? तो तिल अगर गरा है, तिल देखो हम तिल होता तो पढ़ लेते, तिल अगर गरा है तो हम पढ़ते नहीं, फिर धर देते हैं उसको, तिल गरा को धर दो। पीथमपुर हमें याद ही है, धार में ही है। बढ़िया खेड़ी कहां पर है? सीहोर में, तो बढ़िया खेड़ी तो बहुत शोर करेगा। बगरोदा कहां पर है? भोपाल में। नरसिंहपुर, बरसिया और आष्टा के झिलाली, इन 7 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को बल मिलाया। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को हमने नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान देने का प्रयास किया। 2 आईटी पार्क कहां पर? एक आईटी पार्क 3 के नाम से और आईटी पार्क 4 के नाम से इंदौर में स्थापित करने की घोषणा की। तो ये नया कॉन्सेप्ट था। यहाँ से हमसे पूछ ले कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, इसलिए मैंने ये टेबल आपके सामने रखी है। एक और रख रहा हूं सामने, देखो ये वाली। शाजापुर कहां पर है? शाजापुर में। मक्सी फेज 2, मक्सी में 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्य प्रगति पर हैं। ये पुराने बजट के थे जो अभी कब चल रहे हैं। जग्गा खेड़ी, आप लोग बताओगे जग्गा खेड़ी कहां पर है? जल्दी से बताओ, मंदसौर में है क्या जग्गा खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र? मंदसौर। आगर मालवा औद्योगिक क्षेत्र बसनिया मंडला में है। बसनिया कहां पर है? मंडला में। इटारसी औद्योगिक क्षेत्र पिपलोदा खुर्द औद्योगिक क्षेत्र गुना में है। ओरछा उमरिया डुगरिया में है। टीकमगढ़ टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र कटनी में है। दिया पिपारा शहडोल में है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, दिया पिपारा औद्योगिक क्षेत्र, टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र। मऊगंज हमें याद है। जलसर औद्योगिक क्षेत्र अनूपपुर जिले में है, और बगहा औद्योगिक क्षेत्र सतना जिले में है। सब जगह स्टार नहीं लगाया, 4-5 नाम पे स्टार लगाया। बसनिया औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? मंडला में। पिपरोदा खुर्द औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? गुना में। देखो वो एग्जामिनर की आदत है ना इस तरीके के प्रश्न बनाने की कि फलाना औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है ना, तो वो ऐसा नए वाले में से ना बना दे, इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ।
बसनिया औद्योगिक क्षेत्र मंडला में है, पिपलोदा खुर्द गुना में। पिपलोदा खोद दो, गुना है ना, कहीं गुना खोद दो। अगला टिकरिया, टिकरिया जो है ज्यादा ठीकरिया, ठीकरा फोड़ दिया, ठीकरा फोड़ने की बजाय काट दो, कटनी में। दिया पिपारा शहडोल में, और जलसर औद्योगिक क्षेत्र अनूपपुर में, और बगहा औद्योगिक क्षेत्र सतना में। ये याद रखना अच्छे से घोटम घाटी करके, ठीक है। 4-5 औद्योगिक क्षेत्र के नाम है। पीडीएफ में अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो वहां से रिपीट कर लेना। रतलाम और देवास को निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है। कौन से 2 जिलों को? रतलाम और देवास को निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ बना रहे हैं हम? जामोदी में बना रहे हैं। और जामोदी कहाँ पर है? याद रखना है जामोदी जो वो है औद्योगिक क्षेत्र, आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना। यहाँ हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं मध्य प्रदेश का। अगला 3-4 औद्योगिक क्षेत्र और बता दूं, मुझे चेन नहीं पड़ रहा था इसलिए मैंने ये भी बता दिए। देखो गुड़ जल पूर्ति प्रणाली है ना, गुड़ जल पूर्ति प्रणाली, बोरगांव, हरगांव, जबलपुर, ये 3-4 नाम और एक बार केवल पढ़ लो कि अचारपुरा कहाँ पर है? भोपाल में। पिल्लू खेड़ी पिल्लू खेड़ी जो है वो कहाँ पर है? प्रतापपुरा कहाँ पर है? नए जिले वाले नए औद्योगिक क्षेत्र, बस एक बार नाम इनके पढ़ लेना। इनका हम फिर से उन्नयन कर रहे हैं, जो पहले से थे उनको रेनोवेट कर रहे हैं, इसलिए सामने नाम रख दिए। बस आगे बढ़ जाता हूं। अब हमें सेवा क्षेत्र में केवल पर्यटन की बात करूंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि सेवा क्षेत्र में क्वेश्चन पर्यटन से ही बन जाएगा। देखो पिछले 1 साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई 205%। याद रहेगा। भूमि और बैंक भूमि भूमि बैंक और बैंक ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टीज की स्थापना हमने की। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटक आए, और पिछले 1 साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 205% की, ये 205% यहाँ लिखा हुआ है, 205% की वृद्धि हुई। पर्यटन नीति हमने कब बनाई थी? 2016 में, और उसका संशोधन कब हुआ? 2019 में। आंकड़े याद रखना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। पर्यटकों की संख्या में हमने 205% की वृद्धि दिखाई है, ये कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। आगे बढ़ो। हमने यहाँ क्या क्या नया किया? हमने मध्य प्रदेश में होम स्टे योजना लाई। क्या लाई? होम स्टे योजना। और उसके तहत 142 इकाइयों का पंजीकरण करके कुल 292 पंजीकृत इकाइयों में 815 कमरे जो है रिजर्व किए, ताकि जब भी कोई पर्यटन घूमना है तो वहां पर वो रुक सके, ठीक है। रेस्पॉन्सिवर सेवेनियर योजना लेकर आए, जिससे हमने बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। पहले मंडला जिले और फिर पन्ना जिले के कुछ बच्चों को, लगभग 200 बच्चों को, मंडला गांव है, मंडला गांव पन्ना जिले का, वहां पर, और धमना गांव छतरपुर जिले का। तो मंडला गांव और पन्ना के, मंडला गांव पन्ना और धमना गांव छतरपुर के बच्चों को प्रशिक्षण दिया। और ये प्रशिक्षण देने की योजना कौन सी थी? ये रिस्पॉन्सिबल 7 ईयर योजना थी, जिससे पर्यटकों को सावधानी या सतर्कता और गाइडेंस मिल सके। एक हो गया सुगम्य लेखा परीक्षा हम सफर योजना। हम सफर योजना क्या है? जो सरकार सरकार जो पर्यटक क्षेत्र है वहां पर विकलांगों को भी पहुंचाना चाहती है, विकलांग भी पर्यटन क्षेत्र पर घूम सके, इसलिए हम सफर योजना लाई गई। और अब वो पर्यटक क्षेत्र विकलांगों या दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल की योजना लाई गई, जिसको निर्भया योजना कहा। उसके तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन घोषित किए जा रहे हैं अलग से, कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र को घोषित किया जा रहा है। तो ये 4 बड़े काम हमने पर्यटन के क्षेत्र में किए। अब मध्य प्रदेश के यूनेस्को में मान्यता प्राप्त स्थल जो थे वो पर्यटन के सामने हैं आपके। 2024 में मध्य प्रदेश ने 6 धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची, कौन सी सूची? संभावित सूची, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित किया। याद रखना 3 हमारे यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, 6 हमारे यूनेस्को की टेंटेटिव सूची के क्षेत्र हैं, और वो कौन से हैं? याद रखना उनके नाम। ग्वालियर का किला कहां पर है? ग्वालियर में राजा सूरज सेन ने बनाया था। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा बुरहानपुर में है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। चंबल घाटी के पत्थर कला, मतलब रॉक आर्ट, ये भी याद रखना। भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर,
रामनगर मंडला के गोंड स्मारक, और छठा है धमनार के सामू ऐतिहासिक स्मारक। इनको हमने टेंटेटिव सूची में शामिल किया, रट करके रखना ना। यूनेस्को की क्रिएटिव जो सिटी नेटवर्क है उसमें किस जिले को शामिल किया गया, तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सिटी में हमने ग्वालियर को शामिल किया है। ये बहुत अच्छे से रट वट करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना क्या है भाई? पर्यटन स्थलों के विकास की एक योजना। ओमकारेश्वर के विकास की स्वीकृति मिली है इस योजना के तहत, और साथ में हमने कुछ नए कॉरिडोर बनाए हैं, जैसे सलकनपुर, ओरछा, अमरकंटक, पीताम्बरा पीठ और शनिश्चरा मंदिर मुरैना। तो शनिश्चरा मंदिर कहाँ पर है? मुरैना में है, जिसको हमने प्रसाद योजना में शामिल किया। पीताम्बरा पीठ दतिया में है, अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी का उद्गम विकास है, ओरछा जो कि जहां पर राजा राम मंदिर है, और सलकनपुर जो कि कहां पर है, किस जिले में पड़ेगा सलकनपुर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इन 5 जिलों को, जगह को, 5 पर्यटन स्थलों को हम प्रसाद योजना के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, इनके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले पॉइंट। सलकनपुर सीहोर में है, वेरी गुड दिव्या। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमें याद रखना है आत्मन MP@20, ये शब्द याद रखना, आत्मन। ये वेबसाइट हो जाएगी आत्मन MP@23, याद रखो। आगे हमने मध्य प्रदेश के लिए एक वो सिस्टम बनाया, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया। भारत में इसकी शुरुआत 12 मई 2020 को, और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 12 नवंबर को। तो दोनों में तारीख जो है वो 12 ही है, 12 मई हो या 12 नवंबर हो, है तो 12 ही। और साल हमें अच्छे से याद ही है, 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करके हमने अपने लिए बना लिया। अब इसमें आगे क्या किया हमने? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो है नीति आयोग की मदद से बनाया। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के 5 जो स्तंभ थे उन्हीं को मध्य प्रदेश में भी लाया गया, उन्हीं 5 स्तंभों को मध्य प्रदेश में भी लाया गया। तो आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ कौन से थे? मध्य प्रदेश में हमने खैर 4 स्तंभ बनाए, आगे बताऊंगा 4 स्तंभ कौन से। पहले भारत के 5 स्तंभ देख लो, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, चलित सिस्टम, और जीवंत जनसंख्या और मांग। इन 5 चीजों को बनाया और ये चीजें बना दी आत्मन MP। एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति, ये 5 स्तरों पर काम करते हुए मध्य प्रदेश की काया पलटने का हम काम करेंगे। एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति। पहले नीति बनाएंगे, फिर एक्शन लेंगे, मिशन बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और एस्पिरेशन। इनके माध्यम से मध्य प्रदेश की काया पलट करने की घोषणा की गई। और मध्य प्रदेश में 4 स्तंभ निर्धारित किए गए। भारत में 5 स्तंभ थे, मध्य प्रदेश में 4। पहला भौतिक अधोसंरचना, दूसरा सुशासन, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा और चौथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। 3 वर्ष की एक रणनीति बनाई गई। कितने वर्ष की रणनीति बनाई गई? 3 वर्ष की रणनीति बनाई गई और काम करना शुरू किया और अलग अलग मिशन बना दिए। देखो कौन कौन से मिशन बनाए। भौतिक अधोसंरचना में 3 मिशन बनाए गए। कौन कौन से मिशन? ये पिछली परीक्षा का प्रश्न था। मिशन निर्माण, सड़क निर्माण के लिए, मिशन ग्रामोदय, ग्राम में सड़क निर्माण के लिए, और मिशन नगरोदय, स्मार्ट सिटी में सड़क बनाने के लिए। तो अधोसंरचना में 3 चीजें आई, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। याद रहेगा मिशन भौतिक अधोसंरचना। सुशासन में केवल एक, मिशन जनगण के माध्यम से लोक सेवा कानून का अच्छे से अनुपालन कराना और उसमें डिम्ड अप्रूवल वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 2 शब्द हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसलिए 2 मिशन, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष। मिशन अर्थ में हमने, ये उल्टा हो गया है ना, इसमें 2 मिशन है, ये यहाँ है, मिशन निराम्यम और मिशन बोधि। तो मिशन निराम्यम से सबके स्वास्थ्य की, और मिशन बोधि से हमने स्कूल खोलने की शुरुआत की। सीएम राइज स्कूल, सारस स्कूल, है ना, स्टार्स योजना, ये सब इसी मिशन बोधि के तहत आया। और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए हमने मिशन अर्थ और मिशन दक्ष चलाए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैंने टोटल कितने मिशन चला दिए? तो 4 मेरे स्तंभ थे, और चारों स्तंभ को पूरा करने के लिए मैंने 2, 2, 1 और 3, मतलब टोटल मिलाकर के 8 जो है मिशन चलाए। ये 8 मिशन डिटेल में याद कर लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को।
हमने जो 4 हमारे स्तंभ बनाए, कौन-कौन से? भौतिक अधोसंरचना, उसमें सबसे पहले सड़क, फिर पर्यटन, नगर विकास, जल, ऊर्जा और परिवहन को हमने भौतिक अधोसंरचना नाम दिया। सुशासन में हमने हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात की। स्वास्थ्य शिक्षा में हमने स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इन 4 चीजों को एड ऑन किया। और रोजगार में हमने कृषि, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार, इन 4 चीजों को एड ऑन करते हुए इनमें सुधार के काम किए। आगे बढ़ूं, अगर हम आगे बढ़े तो हमें सुशासन और तीसरा पॉइंट हमें और याद रहे, जन मिशन जनगणमन। अब सबका परिचय नहीं देना है, परिचय पोर्टल की शुरुआत 2012 में हुई थी, हमें याद है। इन सब की डिटेल पर जाने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें याद रहेगा ये सारा पॉइंट। ये केवल मैं आपको बोल भेज रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लेना। 3 वर्षीय रोड मैप में हमने क्या-क्या कर लिया, उसी पर आ जाता हूँ सीधा। 2024 तक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज जो है वो प्राप्त करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि यूएचसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 2024 तक। किसके तहत रखा गया था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, याद रहे। राज्यों के स्वास्थ्य बजट को हमने 4.8 से 8% करने का लक्ष्य रखा, जो हमारी स्वास्थ्य नीति का भी लक्ष्य था, है ना। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का और हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलने का लक्ष्य रखा था। 1200 पीएससी में 282 आवश्यक दवाएं और 63 केमिकल परीक्षण को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई थी, और ये सब लगभग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। 2024 तक शिशु मृत्यु दर 173 से 100 लाने का लक्ष्य रखा था, हो चुका। शिशु मृत्यु दर 48 से 35 लाना, एनएमआर 35 से 25 लाना और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा था। ये 4 लक्ष्य याद रख लेना। 10 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में गणित और विज्ञान क्लब का निर्माण करना, कर चुके हैं। आईआईटी में नामांकन दर 64% से 85% करना था, नहीं हो पाया। वर्तमान प्लेसमेंट दर ये 20 से 30 करना था, ये भी नहीं हो पाया। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को अनुपात 35% तक ले जाना, या छात्राओं का जो उसमें एडमिशन लेने का दर है उसको 35% करना था, ये भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अर्थव्यवस्था रोजगार में हमने बहुत कुछ विशेष काम नहीं किया, केवल सड़कों पर फोकस किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। 5 विशेषज्ञ मंत्र हमने निर्धारित किए थे, वो रट्टा मार कर लग लो। अर्थ और जो रोजगार है, अर्थव्यवस्था और रोजगार में हमने 4 उप समूह में बांटा था। पहला था कृषि, 3 तो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हो जाते हैं, कृषि, उद्योग और तीसरा व्यापार हो जाता है। देखो ये कृषि हो गया, ये उद्योग हो गया और ये व्यापार हो गया, और एक चौथा प्राकृतिक संसाधन ले लिया। इनको विशेषज्ञों द्वारा 5 मंत्रों के रूप में बांटा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, एक जिला एक पहचान, स्थानीय के लिए एक मुखर, कृषि रोजगार के कृषि में रोजगार से कृषि के लिए, कृषि में रोजगार से कृषि के दर्जे में रोजगार ना। ये इस तरीके से 5 मंत्र बनाए हमने और इन पूरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हम प्राप्त अभी तक नहीं कर सके। आगे बढ़ जाते हैं सीधे। हमने अलग-अलग स्तरों पर बहुत सारा काम किया। अब हम सीधे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत की है ना। अब देखो, अब हमारे 2 पॉइंट ऐसे हैं जो रट्टा मारने के हैं। एक ओडीओपी और एक जो है हमारा, एक ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। और ये एक जिला एक उत्पाद में अलग से एक वीडियो में रटवा चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को 2x की स्पीड पर रट लेना। और एक ऐसा ही पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा है, जीआई टैग वाला। तो जीआई टैग जो है वो हमें रटना है, मध्य प्रदेश के बौद्धिक संपदा के अधिकार वाला। तो अगर ये आपको याद नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी गर्दन का स्तर मेरा भी फिर गड़बड़ कर जाएगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को अभी यहीं समाप्त करूं। एक जिला एक उत्पाद और ओडीओपी हम सॉरी एक जिला एक उत्पाद और जीआई टैग वाला टेबल एक बार फिर से रट लेंगे। अगर याद नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना। अगले वाले जो इस सिलेबस के पॉइंट्स है, बैंकिंग वाला और संगठन वाले, वो वैसे के वैसे पढ़ने हैं। शॉर्टकट में मैं आपको एक बार प्रेजेंट कर दूंगा। इस टॉपिक को अब यहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने और किया तो शायद मैं फिर अगले दिन पढ़ा ही ना पाऊं। इसलिए इन सब पॉइंट्स को यहीं रोक लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ये एक जिला एक उत्पाद वाले जो चैप्टर हैं इसको भी कंप्लीट कर ही लूं, कोशिश करता हूं।
अगर थोड़ा सा ठीक ठाक मामला रहा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, एक जिला एक उत्पाद में हमें पढ़ना क्या है, उस पर आ जाओ सीधा। रटना क्या है, ये रहा एक जिला एक उत्पाद। इस पॉइंट में हमें बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जापान से आया। भारत में ये कॉन्सेप्ट कहाँ पहली बार अपनाया गया, उत्तर प्रदेश में 2018 में। मध्य प्रदेश में कॉन्सेप्ट 2023 में लाया गया। 3 पॉइंट हुए, भारत में ये चीज उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, विश्व में ये चीज जापान से शुरू होती है, और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में शुरू होती है। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों में 1102 टोटल उत्पाद, और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 38 टोटल उत्पादों को हमने इसके तहत शामिल किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो योगदान है वो 60-40 होता है। हमें ये भी पॉइंट याद है। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में 3 बातें, विश्व में शुरू हुआ जापान से 1973 में, भारत में 2018 में उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 2023 से। ये हमें याद हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इसको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, कृषि के उत्पाद, उद्योग के उत्पाद और फसलें। कृषि के उत्पाद, उद्योगों के उत्पाद और फसलें, 3 कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं इसको। अगर हम इसके तहत उत्पाद देखें तो हमारे यहाँ 52 जिले थे। अभी नया वाला ओडीओपी आया ही नहीं, तो रटने की जरूरत है नहीं, वो हमें रटा हुआ है। आत्मनिर्भर कृषि के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हमने 52 जिलों के 38 उत्पादों को इसमें शामिल किया। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं। ये तारीख याद रखना, हर साल जब साल शुरू होता है तो 8 से 10 तारीख तक हम हर जिले में जिला स्तर का उत्पाद का एक मेला लगाते हैं। एक जिला एक दो उत्पाद की योजना उत्तराखंड लेकर आया था 2021 में। ठीक है, अब हमने एक टेबल फॉर्मेट में याद करना है कि किस जिले का कौन सा उत्पाद है। मुझे लगता है कि मैं आप सबको पहले से ही रटवा चुका हूँ, इसे रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी अगर याद नहीं रहा है तो वो वाला वीडियो आप एक बार 2x की स्पीड पर देख लेना, क्योंकि फिर से रटने में कोई मतलब नहीं है। इसमें कुछ काम की बातें और बता देता हूँ, जैसे ओडीओपी सामान की बिक्री या इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले भारत के हर एक राज्य में एक जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल हम कहाँ बना रहे हैं, उज्जैन में। अगला, कश्मीर के शोपिया के जो सेब हैं, और उत्तरकाशी जिले में गैर सरकारी संगठनों, देखो जो खास खास चीजें हैं, जैसे कश्मीर के शोपिया के सेब फेमस हो गए, उनको हमने बहुत ज्यादा वृद्धि उनके उत्पादन में देखी, 20% वृद्धि उनके उत्पादन में देखी। उत्तराखंड में जैविक खेती के उत्पादकों में हमने वृद्धि देखी, है ना। इसमें लाल चावल जो है उसका उत्पादन काफी बढ़ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसे आंध्र प्रदेश का आरका घाटी में लगभग 1,500 आदिवासी परिवारों ने गिरिजन सहकारी निगम के ऋणों से कॉफी उत्पादन में खूब प्रगति की। तो जहां भी बहुत प्रगति हुई वो 5 चीजें मैंने छाट कर आपके सामने रखी थी। पहला, कश्मीर के शोपिया का सेब, उत्तराखंड के जैविक उत्पाद, फिर आंध्र प्रदेश की आरका घाटी के कॉफी उत्पाद, ओडिशा के कंधमाल जिले की हल्दी, और पंजाब के भटिंडा जिले के जो है शहद के उत्पाद या शहद के प्रोडक्ट। इन 5 चीजों को हमने अलग से पढ़ लिया कि भैया पूरे भारत में एक जिला एक उत्पाद में सबसे कॉम्पिटिटर चीजें कौन सी थी, तो पंजाब का शहद, उड़ीसा की हल्दी, आंध्र प्रदेश की आरका घाटी की कॉफी, उत्तराखंड के जैविक उत्पाद, और कश्मीर के शोपिया के सेब। ये 5 चीजें आपने यहाँ से और रट ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है आईपीआर, मतलब बौद्धिक संपदा के अधिकार। तो बौद्धिक संपदा के अधिकार के तहत कितनी चीजें आती हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हमको इनकी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा फोकस होगा यहाँ से। देखो, राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान फॉर बौद्धिक संपदा प्रबंधन कहाँ पर है, नागपुर में है। भारत का पेटेंट कार्यालय कहाँ पर है, तो भारत के पेटेंट कार्यालय है 4 जगह पर, चारों महानगर। देखो, भारत के 4 महानगर कहाँ कहाँ है, याद रखना, भारत के 4 महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, ये मुख्यालय कोलकाता में है। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में इसके अन्य कार्यालय। डिजाइन कार्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, और उसके भी 4 जो है वो उप कार्यालय हैं।
भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में है और कॉपीराइट रजिस्ट्री कार्यालय दिल्ली में है। तो इन ऑफिसेस के नाम और ये जो सामने लिखा हुआ है ये आप याद रखेंगे। यहाँ सबसे ऊपर की बात याद रखना, कार्यालय महानियंत्रक एक्स अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह कहाँ पर है? मुंबई में। ये हमें रट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पेरिस कन्वेंशन से इस आईपीआर या बौद्धिक संपदा के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1883 में आया, याद रखना। बर्न कन्वेंशन में इसे अपनाया गया 86 में। और पेरिस और बर्न कन्वेंशन दोनों किससे संबंधित हैं? बौद्धिक संपदा के अधिकारों से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वीपो नाम का एक संस्था है जो इन अधिकारों को संभालकर या इन अधिकारों की रक्षा करने की काम करता है। वीपो की स्थापना कब हुई? वीपो की स्थापना 1967 में हुई, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है और महानिर्देशक इसके डेरेन टांग है। इसका कार्य है बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा करना। सिंपल सी 5 बातें हमें याद रह गई। इसकी शुरुआत 1967 में होती है और इसका परिपालन 1970 में होता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के नाम से ये संस्था काम करती है। वीपो का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना बिरपी इसका पुराना नाम था, क्योंकि ये केवल एक पर्टिकुलर देश की संस्था थी। बिरपी जो है वो अंग्रेजी नाम है जिसका फुल फॉर्म था ब्यूरेक्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये फ्रेंच भाषा में हुआ करता था। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो अगले बस इसको पॉइंट को खत्म करते हैं। हमें आईपीआर की जो आंकड़े हैं वो हमें अच्छे से याद करने हैं। आईपीआर के आंकड़े आपको याद होने चाहिए केवल 2022-23 के। तो हमारे आईपीआर के आंकड़ों में याद रखना, भारत में दायर किए गए जो पेटेंट थे वो टोटल कितने थे? 82,000। कितने? शॉर्टकट में याद कर लो, 82,000। और मध्य प्रदेश में 646। भारत में दायर किए गए डिजाइन, तो ये है डिजाइन और ये है पेटेंट। बस 2 आंकड़े याद कर लो, ये है 22,000 और ये है 441। देखो 646 पेटेंट और 441 डिजाइन, बस ये 2 आंकड़े हमें याद करने हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट पे चल लो। हमें इसको कैलकुलेटिव फॉर्मेट में देखना हो तो हमारे पास अच्छे से ग्राफ्स और डिजाइन सब बने हुए हैं। उसका निचोड़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखो मध्य प्रदेश में 2018-19 से लेकर 22-23 तक पेटेंट और डिजाइन में लगातार वृद्धि या लगातार सुधार किया। ये पहला पॉइंट, कभी हमने कमी नहीं की। मध्य भारत में पेटेंट फाइलिंग की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि जो है वो 10% रही, जबकि मध्य प्रदेश में पेटेंट की जो चक्रवर्ती वृद्धि है वो 27% रही। तो ये पेटेंट के लिए आंकड़ा याद कर लो कि पेटेंट में वृद्धि हमारे देश में होती है 10% और मध्य प्रदेश में होती है 27%। फिर अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के डिजाइन। तो डिजाइन फाइलिंग में हमने भारत में मध्य प्रदेश 48% की वृद्धि करता है, जबकि भारत केवल 12% की वृद्धि करता है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट खूब अच्छे से रट करके रख लेना, आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है, दो मध्य प्रदेश में 2022-23 से 21-22 से 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक वृद्धि 32% देखी गई, जबकि डिजाइन में 63% वृद्धि हमने वार्षिक रूप से देखी। बस इस चौथे वाले आंकड़े को, इस पॉइंट को याद कर लो। इसके बाद आपको कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। पूरा विश्व का जो आंकड़ा है हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना मैंने 4 लाइनें बस पढ़ाई है आपको। ठीक है, पेटेंट में वो चारों याद कर लेना। अब हम जीआई टैग की बात कर लेते हैं, तो 5 मिनट में ये जीआई टैग वाला पॉइंट याद करके रट मारते हैं और खत्म करते हैं। भारत का प्रथम जीआई उत्पाद जो जिसे जीआई टैग मिला वो थी दार्जिलिंग की चाय। तो इस पूरे भारत में एक ऐसी चीज जो सब पीते हैं वो है चाय। हम चाय पीते हैं ना, इसलिए पहली चीज जीआई टैग मिला चाय को। भारत में अब तक 600 से अधिक जीआई टैग मिल चुके हैं। देखो भारत में देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसको 69 जीआई टैग मिले। सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। याद रखना मध्य प्रदेश को अब तक 21 जीआई टैग जो है वो मिल चुके हैं। तीनों ही आंकड़े हमें अच्छे से रट्टा मार रखने हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु को और मध्य प्रदेश 21 नंबर पे, 21 उत्पाद मिले छठे नंबर पर।
दो उत्पादों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है। नागपुरी संतरे के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, और महोदा देसावरी पान के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन दो चीजों में हम दो राज्यों के साथ संयुक्त हैं। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग मिला साड़ी पहनने वाली चंदेरी की साड़ी को। तो मध्य प्रदेश का पहला जो जीआई टैग है वो चंदेरी की साड़ी है। अब हम एक काम करते हैं, वर्तमान में 21 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। 20वां है रियावन लहसुन और 21वां है बुंदेलखंड का काठिया गेहूं। कौन सा है? बुंदेलखंड का काठिया गेहूं। ये दो हमें रट करके रखने हैं। 20वां रियावन, तो 20 रुपए के ले लो लसन, और 21वां बुंदेलखंड का कठियावाड़ी गेहूं। तो काठियावाड़ी गेहूं 21वां हमारा जीआई टैग है। जीआई टैग का नारा होता है अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। बस थोड़ी सी इतनी सी बात याद कर लेना। अब हमें क्या याद करना है? देखो, हमें याद करना है कि अगले उत्पाद जिन पर मध्य प्रदेश सरकार फोकस कर रही है वो है महाकौशल का धान, महाकौशल क्षेत्रीय धान, सीतही कुटकी, वेगनी अरहर, नागदमन कुटकी, बालाघाटी चना और सिवनी जीरा शक्कर धान। इन 6 चीजों को सरकार अब बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश में जीआई टैग की जो वस्तुएं हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जिस जो कि जबलपुर में है। और ये जबलपुर का जो संस्थान है ये 1964 में बना था। ये हमारे जीआई टैग को बढ़ावा देने का काम करता है। अब रट लेते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग कौन सा? चंदेरी की साड़ी। याद कैसे रहेगा कि चंदेरी की साड़ी 2005 में? तो याद रखना, चंदेरी की साड़ी 5 से 6 फीट की होती है, 5 से 6 फीट की होती है, इसलिए चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग में शामिल किया गया 5-6 में। ये याद रहेगा। अगला, चमड़े के खिलौने कहाँ? इंदौर में। तो मेरे घर पे कितने चमड़े के खिलौने, एक बेल्ट, एक जूते, ऐसी हम पर्स और ये सब चीजें मिला करके 8-9 चमड़े के खिलौने लाते हैं हम। एक मनुष्य को मार डालो तो 8-9 चीजें बन जाएंगी चमड़े से उसके, है ना। तो 8-9 चमड़े के खिलौने। फिर बाघ प्रिंट जो है वो धार का है, वो भी 2008-9 में। और 2008-9 में दतिया और टीकमगढ़ का बेलमेट वेयर। ये देखो, अब मैं आपको याद कराने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, 2005-2006 में पहला मिला हमें चंदेरी की साड़ी। क्या बना? चंदेरी की साड़ी। को याद कैसे रहेगा कि 2005-6 है? तो याद रखने के लिए हमें याद रखना है 5 से 6 फीट की साड़ी, याद रह जाएगा। फिर 2008-9 में हमें 2-3 चीजें याद रखनी है। 8-9 में हमारे 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों चमड़े की चीजें हैं, याद रखो। देखो, पहला है चमड़ा पूरा का पूरा। फिर चमड़ा कहाँ से लाए हम? बाघ को मार दिया तो बाघ को मारा, और फिर उस चमड़े का क्या बनाया? तो हमने बेलमेट वेयर बनाया। क्या बनाया? बेलमेट वेयर बनाया। ये 3 चीजें जो है वो 2008-9 में आई थी। इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगा। अगली जो चीजें हैं वो सामने है, महेश्वरी साड़ी। ये क्या है? महेश्वरी साड़ी जो है वो खरगोन जिले की है। 2012-13 में इसे, अब देखो, महेश्वर जाओगे साड़ी खरीदने तो 12-13 बज जाएगी, है ना। इस तरीके से हमें सर हमें और पढ़ना है। प्रियंका, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, किसी से पूछा थोड़ी मैंने कि मैं आपको और पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। मेरी इच्छा पर है ना भैया। जहां ये टॉपिक मुझे लगेगा कि खत्म हो गया वहां मैं रोक दूंगा, मतलब जहां मेरी क्षमता रुक जाएगी वहां मैं खुद ही रुक दूंगा। तो महेश्वरी साड़ी जो है वो खरगोन जिले की है, जो कि 12-13 फीट की होती है। खैर, खरगोश को साड़ी पहनाओगे तो 12 बज ही जाएगी, तो इस खरगोन को मैंने कह दिया खरगोश। खरगोश और खरगोन को साड़ी पहनाते हैं तो 12-13 हो जाए, मतलब 12 बज जाती है। खरगोश कोई साड़ी पहनता है क्या? याद हो गया। 14 और 15 में रतलामी सेव है। कैसे याद रहेगा? रतलामी सेव 2014-15 की है। देखो, 14-15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो रतलामी सेव खाता है ना। हमें कैसे भी ये पॉइंट याद रखना है। अगले 2014-15 में है सेम पैटर्न पे नागपुरी संतरा। ये पॉइंट्स आप ही याद कर लेना। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें या तो इनको याद करा दूंगा, या फिर हम जो आरबीआई और जो बैंकिंग और संगठन वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके साथ इसे कवर कर लेंगे। इस क्लास को अभी मैं यहीं पर रोक रहा हूँ।
चलिए सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। पीडीएफ मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको अभी थोड़ी ही देर में भेज रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करें। एक गूगल मीट के माध्यम से हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।